फॉर मोर एपिसोड सब्सक्राइब्स के नॉवेल्स हिंदी चैनल। स्टोरी सुनने से पहले स्टोरी को शेयर करना ना भूले। ऐप शुरू करते हैं। छहरम ओवरलॉर्ड एपिसोड 51 से 60। काई ने एक ही तेज गति में अपना पूरा लंड उसके अंदर घुसा दिया। अपनी बढ़ी हुई संवेदनशीलता के कारण जब वतनबे ने उसके लंड के हर इंच को महसूस किया तो वह जोर से कराह उठी। अगर काई ने जो कहा वह सच है तो वह अब तक का सबसे यादगार पल अनुभव करेगी। उसने अपने शरीर को कुशलता से हिलाना शुरू कर दिया क्योंकि उसका पूरा शरीर उसके नीचे कांप रहा था। जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ाई बिस्तर कांपने लगा। इससे होने वाला घर्षण आग जलाने के लिए पर्याप्त था और इससे काई का मतलब असली आग से था। हालांकि उसके शरीर में आग नहीं लगी। हालांकि उसके अंदर की गर्मी उस तरह से बढ़ रही थी जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। फिर उसने उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। जब उसने उसे चौधा तो तनाव का कोई निशान नहीं दिख रहा था। अचानक उसे उससे सारे काम करवाने के लिए दोषी महसूस हुआ। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा और वह रुक गया। कुछ गड़बड़ है क्या? काई ने गंभीर स्वर में पूछा। उसका मन सोच रहा था कि क्या उसने अनजाने में उसे चोट पहुंचाई है। नहीं, कुछ भी गलत नहीं है। मैं तुमसे सारी कड़ी मेहनत करवाने के लिए दोषी महसूस करता हूं जबकि मैं इसका आनंद लेता हूं। उसने उदास स्वर में कहा और अपने शरीर को ऊपर उठाया। इस प्रकार उसके लिंग को उसके छेद से बाहर निकाला। तो अब मैं वह हूं जो काम पर जा रहा हूं और आप वह हैं जो इसे देख रहे होंगे। उसने मुस्कुराते हुए कहा और उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। वतनबे ने धीरे से खुद को उसके डिग के ऊपर स्थापित किया। उसने धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे करना शुरू कर दिया जिससे सिर उसकी गुफा में प्रवेश कर गया। उसने कराह को दबाने के लिए अपने दांत भींच लिए और खुद को तब तक नीचे गिराती रही जब तक कि वह उसकी गुफा के अंत तक नहीं पहुंच गई। वह दृढ़ता से वहीं बैठ गई और अपने दांत साफ किए। अंततः खुद को कराहने दिया। ओह! वो उस पर बैठकर कराह रही थी जबकि काई ने ऊपर से नीचे तक उसके शरीर की प्रशंसा की। उसके आकर्षक कमर तक लंबे हल्के नीले बाल, उसकी पीली विभाजित पुतली आंखें, उसकी आकर्षक स्वादिष्ट फिसलन, उसका खुला गला। नीचे आते हैं उसके उभरे हुए निपल्स के साथ उसके गोरे स्तन, उसका सपाट पेट, उसकी लंबी पतली टांगें और उनके बीच में उसकी अद्भुत बिल्ली और साथ ही उसकी विशाल गांड। ऊपरी लोकों में ऐसी आकृतियों के लिए एक शब्द था जो अपने 20वें वर्ष के उत्तरार्ध में दिखाई देते थे। उन्हें मिल्फ्स के नाम से जाना जाता था। यदि आप एक माँ को चोदना चाहूंगा का पूर्ण रूप खोज रहे थे। हाँ, मुझे पता है कि आमतौर पर एमआईएलएफ अपने मध्य से 30 के दशक के अंत तक या कभी कभी 40 के दशक की शुरुआत में होते हैं, लेकिन फिर भी ये खेती की दुनिया है और ठीक है, नए नियम हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, मैंने उसके बैंगनी बालों को हल्के रंग में बदल दिया, नीले बाल। कोष्टक। फिर वह तेज गति से चलने लगी। जैसे ही उसने अपनी गति बढ़ानी शुरू की, काई ने उसे स्थिर करने के लिए उसकी कमर पकड़ ली। जब वह काई के डिग पर सवार हुई तो उसके स्तन हवा में लहरा रहे थे। उसके हिलने पर बड़े बड़े स्तन ऊपर नीचे उछल रहे थे। उसने उसे स्थिर करने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया और उसका बायां हाथ उसके स्तनों को टटोलने लगा। उसकी अभिव्यक्ति से संकेत मिलता है कि उसे यह पसंद आया और उसने उस पर सवारी करना जारी रखा क्योंकि उसके छेद से तरल भीगना शुरू हो गया था। चलो बेबी, चलते हैं। वह ऐसे चिल्लाई जैसे वह घोड़े की सवारी कर रही हो, लेकिन वास्तव में काई का डिग घोड़े से कहीं बेहतर था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वतनबे ने अपनी गति और भी अधिक बढ़ा दी और वह उग्र होने लगी। जैसे ही वह हिलती थी उसकी परेशानी उसकी त्वचा पर पड़ती थी और उसे महसूस होता था कि दबाव उसके पूरे शरीर में फैल गया है। उसने उसे स्थिर करते हुए उसकी गांड पकड़ ली और उसे अपने डिग पर धकेल दिया। फिर उसने अपने शरीर को एक बार हिलाते हुए और उसे सहते हुए उसे अपने नीचे घुमाया। जब उसने बड़ी मात्रा में यिन क्यूई बाहर निकाली तो वह खुशी से कराह उठी और उसे लगा कि उसका स्टॉक खत्म हो गया है। काई ने अपनी यांग क्यूई को उसके अंदर छोड़ दिया और अपना लंड उससे हटा दिया। वह सचमुच थक गई थी और पूरी तरह नंगी होकर बिस्तर पर लेट गई। मुझे मानना पड़ेगा, वह मज़ेदार था, उसने कहा। उसकी आवाज़ उत्साह से भरी हुई थी। मेरे साथ बने रहो और तुम्हें यह प्रतिदिन अनुभव होगा, काई ने हल्के से हंसते हुए कहा। काई के खड़े होने और अपने कपड़े पहनने से पहले दोनों ने कुछ देर तक खेती की। उसने अपने कमरे को साफ करने के लिए अपनी उंगलियां चटकाने से पहले वतनबे को हल्के से चूमा। फिर वह कमरा छोड़कर वापस रियान के कमरे में गया, लेकिन पता चला कि वह खाली था। वह कहाँ हो सकती है? उसे खोजने के लिए अपनी आध्यात्मिक समझ का उपयोग करने का निर्णय लेने से पहले वह 1 मिनट के लिए आश्चर्यचकित हुआ। उसने देखा कि रियान कोरकोर्ट के पास ऐसे खड़ी थी जैसे वह वहां किसी से मिलने जा रही हो। काई ने टेलीपोर्ट किया और बूक के साथ उसके बगल में कदम रखा। उसकी आवाज़ सुनते ही वह अचानक उछल पड़ी। जब उसे एहसास हुआ कि आवाज़ किसकी है तो काई के हंसते ही उसका चेहरा लाल हो गया। अगला, इससे पहले कि तुम मेरे पास आने का फैसला करो, समय मुझे चेतावनी दे, उसने प्यारी सी भरीकुटी के साथ कहा। क्या तुम समझोगे कि उसका आशय क्या है? आप यहाँ किससे मिलने आ रहे हैं? उसने सहज स्वर में पूछा।
जब उसने आंतरिक आंगन के घरों पर नजर डाली, जिनमें से प्रत्येक में 7 बड़े कमरे थे, तो उसका चेहरा सिकुड़ गया। मैं इन घरों को साफ करने के लिए यहाँ हूँ, उसने कहा। कोई फुसफुसाहट नहीं, क्योंकि काई को ये सुनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी कि वह क्या कह रही थी। ओह, ठीक है यहाँ, उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। मिया और यूई के घर को छोड़कर हर एक घर को साफ कर दिया गया है। जैसे ही रियान का जबड़ा नीचे गिरा, उसने कंधे उचकाते हुए कहा। ओह, और वैसे मुझे यकीन है कि उन शिष्यों में से किसी ने भी हाल ही में किसी के साथ खेती नहीं की है, क्योंकि मेरे और बड़े मिन को छोड़कर कोई भी पुरुष सदस्य यहाँ मौजूद नहीं है। उन्होंने बाद में विचार करके जोड़ा। यह उन कई चीज़ों में से एक है जिनके बारे में मैं बात करना चाहता था। रियांग ने घबराई हुई आवाज़ में कहा। चिंता मत करो, मैं एक मिशन को पूरा करने के लिए बाहर जा रहा हूं और जब मैं लौटूंगा तो मैं उनमें से हर एक के साथ खेती करूंगा। जब वह सदमे में हौंफ रही थी तो काई ने उसे आश्वस्त किया। क्या आप ऐसा कुछ कर सकते हैं? क्या आप सचमुच 500 शिष्यों के साथ साधना कर सकते हैं? उसने स्तब्ध स्वर में पूछा। गायब होने से पहले काई बस मुस्कुराया और सिर हिलाया और अपने पीछे स्तब्ध रियान को छोड़ गया। वह मिशन हॉल में उपस्थित हुआ और नरक आत्मा क्षेत्र मिशन अनुभाग से एक यादृच्छिक मिशन पकड़ा। एल्डरमिन वहां मौजूद एकमात्र बुजुर्ग थे और उन्होंने तुरंत इस पर हस्ताक्षर कर दिए। वास्तव में उसका असली लक्ष्य शायद अपने चीयरलीडिंग दस्ते के पास जाकर जांच करना था और उन्हें अपने निजी प्लेग्राउंड हम संप्रदाय में वापस लाना था। जैसे ही उसने खुद को रियाजू शहर में टेलीपोर्ट किया, उसने अपने हाथ में लिए मिशन पर नजर डाली। आश्चर्य की बात यह है कि वह उस व्यक्ति को जानता था जिसने इस मिशन को प्रस्तुत किया था। निजी मिशन उद्देश्य, शिष्य काई को जाकर मैडम तजू का स्वागत करना होगा। विवरण वर्गीकृत हैं और आपको इसके बारे में बाद में बताया जाएगा। इसके नीचे तजू की एक तस्वीर टेप की गई थी। ये पिछली वाली से भी ज़्यादा अश्लील तस्वीर थी। उसने वस्त्र पहने हुए थे, लेकिन वे दिखावे के लिए थे क्योंकि वे खुले हुए थे, जिससे आपको उसकी चांद सफ़ेद पैंटी और ब्रा दिखाई दे रही थी। वह कभी हार नहीं मानती। काई ने आह भरते हुए उससे मिलने जाने से पहले अपने चीयरलीडिंग दस्ते की जांच करने का फैसला किया। वह गुफा में दाखिल हुआ और हॉल में उभरा जहां उसने उनके लिए विशेष संरचना बनाई थी। अचानक 35 महिलाओं के एक समूह ने उसे देखा तो एक ही समय में वे हौंफने लगे। उसके बाद वे एक साथ दौड़े और उसे गले लगा लिया। वे सभी उसके शरीर को छूने की कोशिश कर रहे थे। आप सब कैसे हैं? उसने मुस्कुराते हुए पूछा जब उसने उन्हें अच्छे से खिलाए हुए और नए कपड़े पहने हुए देखा। उन्होंने उस जगह को साफ सुथरा रखा था और उसकी इमारत के कपड़ों और जंगल की लकड़ी का उपयोग करके कुछ नए फर्नीचर भी बनाए थे। उन सभी ने उन्हें बताया कि वे कितने खुश हैं, इसके लिए उन्हें धन्यवाद। वह मुस्कुराया और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि वह कुछ घंटों में वापस आएगा। वह सबसे पहले तजू के पास जाता था और उनसे पूछता था कि क्या वे संप्रदाय में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। तजू के घर के बाहर आने से पहले उन्होंने उनसे विदाई ली। उसने दरवाज़ा खटखटाया और उसने दरवाज़ा खोला। हैरानी की बात यह है कि उसने एक सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जो इतनी पतली थी कि आप उसके नीचे उसका अंडरवियर देख सकते थे। जैसे ही उसने उसके कपड़ों, काले कोट के साथ उसके सामान्य सेट को देखा, उसके होंठ आकर्षक ढंग से मुड़ गए। अंदर आ जाए। जैसे ही काई ने धीरे धीरे अंदर कदम रखा, वह अंदर चली गई। चूंकि पिछली बार उसे कुछ देखने से पहले ही घर से निकाल दिया गया था, इसलिए वह उसका घर देखकर हैरान रह गया। दीवारें पूरी तरह से सफ़ेद थीं और फर्नीचर न्यूनतम था। फर्नीचर भी सफ़ेद था और उसके कपड़ों को छोड़कर लगभग हर चीज़ सफ़ेद थी। हैरानी की बात यह है कि एक दीवार पर टांगे फैलाकर खड़ी एक नग्न महिला का पोस्टर चिपका हुआ था। क्या तुम्हें मेरा घर पसंद है? उसने अचानक कहा और काई ने उसकी पोशाक को ध्यान से देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। नेकलाइन इतनी नीची थी कि आप व्यावहारिक रूप से उसके स्तन देख सकते थे और ब्रा केवल दिखाने के लिए थी क्योंकि उसने इसे इस तरह से पहना था कि उसे उसकी पतली पोशाक के माध्यम से उसके निपल्स दिखाई दे सकें। मानो अपनी ओर उसकी निगाहों को महसूस करते हुए उसकी मुस्कुराहट चौड़ी हो गई और उसने अपनी बाहें अपने स्तनों के नीचे मोड़ लीं। जैसे ही वे उछले, उन्हें ऊपर धकेल दिया। क्या वह मुझे बहकाने की कोशिश कर रही है? काई ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ आश्चर्य व्यक्त किया, जिससे तजू ने सोचा कि ये दर्शाता है कि वह उसमें रुचि रखती है। मनुष्य बहुत ही सरल प्राणी हैं। उन्हें थोड़ी त्वचा दिखाओ और उनके साथ यौन संबंध बनाओ और वे तुम्हें वह सब कुछ देंगे जो तुम चाहोगी। उसने शांत हंसी के साथ सोचा और काई की मूर्खता को दोषी ठहराया। लेकिन उसे क्या पता था कि वह मास्टर सेड्यूसर के सामने खड़ी है। काई के विशेष दिमागी खेल अब शुरू होंगे। तजू अब सीखेगा कि आपको अपने जीवन में कभी भी अपने व्यक्तिगत लालच के लिए काई को बहकाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैंने आपको क्यों बुलाया? जब उसके हाथ उसके स्तनों को हिलाने लगे तो तजू ने धूर्त मुस्कान के साथ पूछा। जू का मानना था कि काई उसके नियंत्रण में है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि काई उसकी पहुंच से बहुत दूर है। शायद तुम मुझे बहकाना चाहते हो।
काई ने ऐसी मुस्कुराहट के साथ कहा जो तजू की मुस्कुराहट से मेल खाती थी। इससे पहले कि वह संभलती, वह एक पल के लिए चौंक गई। वह काफ़ी स्मार्ट है, तजू ने भौहें चढ़ाकर सोचा, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसकी जगह उसकी मोहक मुस्कुराहट ने ले ली। ओह, क्या तुम मुझसे बहकाना चाहती हो? तजू ने प्यारी आवाज़ में कहा और अपनी उंगलियां अपने होठों पर लाईं। वह ब्लू मून संप्रदाय की पूर्व शिष्या थी और उसने कुछ अद्भुत प्रलोभन कौशल सीखे थे। काई ने अपना मुंह खोला और पूरे दिल से हंसा और मनोरंजन के साथ तजू को देखा। आप मुझे लुभाने के लिए लगभग 100 सहस्राब्दी छोटे हैं, काई ने शरारती मुस्कान के साथ कहा। अब आप पूछ सकते हैं कि क्या वह कई महिलाओं के साथ यौन संबंध नहीं बना रहा है जो उससे तुलना करने के लिए बहुत छोटी हैं। वास्तव में वही उन्हें बहका रहा था, न कि इसके विपरीत। और साथ ही, जहां तक दुनिया का सवाल है, काई अपनी शक्ल सूरत के कारण 19 साल की थी। लेकिन तजू को समझ नहीं आया कि वह क्या कह रहा था। 100 सहस्राब्दी, बहुत छोटा, वह किस बारे में बात कर रहा था? तजू ने उसे भौं से देखा। आप वास्तविक दोहरे कृषक नहीं हैं। वास्तव में आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो केवल अपनी खेती के बारे में सोचता है, काई ने अचानक कहा। उसकी आवाज़ पूरी तरह से गंभीर थी। मनोरंजन के सभी निशान खत्म हो गए थे। क्या हर कोई ऐसा नहीं है? तजू ने कांपती आवाज़ में पूछा। दोहरी खेती को एक कला माना जाता था, खुशी और खुशी की कला। लेकिन समय के प्रवाह के दौरान यह अधिक से अधिक भ्रष्ट हो गई। लोगों ने अपनी खेती को लाभ पहुंचाने के लिए हंगामा करना शुरू कर दिया। दोहरी खेती संप्रदायों ने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए वेश्यालय खोले और कभी कभी लोग किसी को देखकर उससे प्यार का नाटक करने लगते हैं ताकि वे इससे लाभ कमा सकें। काई के शब्दों में ज्ञान था, वह ज्ञान जो जीवन के कई मिलियन वर्षों में संचित किया गया था। लेकिन लोग इतने लालची क्यों हो गए? वे दोहरी खेती के पीछे के सही अर्थ को क्यों भूल गए? काई ने धीमी घातक आवाज में पूछा और वह हर शब्द के साथ एक कदम आगे बढ़ते हुए तजू की ओर चलने लगा। तजू घबराहट से निगल रही थी और उसके शरीर की हर प्रवृत्ति उसे भागने के लिए कह रही थी। लेकिन वह जानती थी कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा। ये जानते हुए भी वह अभी भी डरी हुई थी और अनजाने में एक कदम पीछे हट गई, जैसे कि उसने खुद पर नियंत्रण खो दिया हो। शायद वे सबसे मजबूत या सबसे महान बनना चाहते थे, या शायद वे प्रसिद्धि, धन और लड़कियां चाहते थे। लेकिन अंत में वे सभी इसे पाने की कोशिश में हार गए, और जो कुछ बच गए उन्होंने ऐसा जीवन जिया जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। एक बार जब आप स्वीकार कर लेते हैं कि तुम लालची हो, तुम्हारा लालच तुम्हें तब तक खाएगा जब तक कुछ भी नहीं बचेगा। तुम असंभव लक्ष्यों के पीछे भागोगे, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े, और अंत में तुम सड़ जाओगे। उसने धीरे से कहा, जैसे तजू का शरीर एक दीवार से सटा हुआ था। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। वह अपनी कल्पना से परे घबरा गई थी और चिल्लाना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से कोई आवाज़ नहीं निकली। काई ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी ठुड्डी ऊपर की ओर धकेल दी ताकि वह सीधे उसकी आंखों में देख सके। अगली बार जब आप अपने लालच के कारण कुछ करने के बारे में सोचें, तो मैंने जो कहा था उसे याद रखें। और फिर मैं आपके साथ खेती करने पर विचार कर सकता हूँ, उसने धीरे से कहा और पीछे हट गया। तजू डर के मारे रोने लगा और उसने काई को अपना घर छोड़ते हुए देखा। वह खड़ी हुई और अपनी सांसें शांत कीं। तजू अपने बिस्तर पर गिर पड़ी, उसका दिमाग विचारों में घूम रहा था। वह उसके शब्दों को अपने दिमाग में तब तक दोहराती रही जब तक उसे नींद नहीं आ गई। तारानकन तारानकन। जहाँ तक काई की बात है, वह वापस गढ़ में दिखाई दिया। उनका दस्ता उस जगह की सफाई कर रहा था जब उन्होंने उसे देखा, और उनके पास जो कुछ भी था उसे तुरंत गिरा दिया। मैं यहाँ आपसे कुछ पूछने के लिए आया हूँ। मैं ब्लू मून संप्रदाय का संप्रदाय गुरु बन गया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप सभी संप्रदाय में आएं। काई सीधे मुद्दे पर आया और उनमें से कई लोग हौंफने लगे। क्या वह दोहरी साधना संप्रदाय नहीं हुआ करता था? उनमें से एक ने पूछा, उसकी आवाज़ अनिश्चितता से भरी थी। हालांकि काई उन्हें देखकर मुस्कुराया। मैं मूल रूप से एक दोहरी कृषक हूँ। हालांकि मैं आपको संप्रदाय में खेती करने के लिए नहीं कहूँगा। आप वहाँ रह सकते हैं, वहाँ खा सकते हैं और आप नए दोस्त बना सकते हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ अच्छे लोगों से मिलवाऊंगा जिन्हें मैं जानता हूँ। लेकिन यह आपको निर्णय लेना है। काई ने चुप होते हुए कहा। उसने उनके भावों को देखा, अविश्वास, सदमा, क्रोध और शायद बाहरी दुनिया को देखने की थोड़ी सी लालसा के बीच। वे एक साथ आए और उन सभी ने सिर हिलाया, जिससे काई मुस्कुरा दी। उसने अपना हाथ बढ़ाया, जिसे सभी ने थाम लिया। उसने उन्हें संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट किया। फिर उसने टेलीपोर्ट किया कि रियान कहाँ है और उसे अपने साथ वापस ले आया। क्या तुमने अभी अभी एक हरम उठाया है? रियान ने 35 महिलाओं के समूह पर नज़र डालते हुए असमंजस में पूछा। नहीं, वे मेरी चीयरलीडिंग टीम हैं, काई ने सीधे चेहरे से कहा। आपका क्या? रियान ने फिर से पूछा, क्योंकि वह जो कुछ सुना था उसके बारे में निश्चित नहीं थी। मेरी चीयरलीडिंग टीम, काई ने दोहराया और उसने अपना सिर हिला दिया। वैसे भी वे संप्रदाय में ही रहेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता
वे संप्रदाय के निजी जय जयकार दल हैं। उसने उनकी ओर देखा और उनकी राय पूछी। हम यहाँ रहने के बदले में संप्रदाय को साफ कर देंगे, उनमें से एक ने कहा और बाकियों ने सिर हिलाया। नहीं, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें बिना कुछ मांगे संप्रदाय में प्रवेश करने दूंगा। काई ने इससे इनकार किया, लेकिन उन सभी ने अपना सिर हिला दिया। आपने हमारे लिए बहुत कुछ किया और हम आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ भी नहीं कर सके। उनमें से एक ने कहा, और अब आप इस संप्रदाय के स्वामी हैं और हमने आपको बदला चुकाने का एक तरीका ढूंढ लिया है। दूसरे ने कहा, हम इस पंथ को साफ और बेदाग रखेंगे और आपका कर्ज चुकाएंगे। एक अन्य व्यक्ति ने कहा और वे सभी मुस्कुराए। अंत में काई उन्हें मना नहीं कर सका और उसने हार की सांस ली। सभी शिष्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने घरों को साफ करें, अन्यथा उन्हें 5 महीने के लिए दोहरी साधना से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। लेकिन कोई भी हॉल और अन्य स्थानों को साफ नहीं करता है। मुझे खुशी होगी यदि आप ऐसा करेंगे तो आपका कोई ऋण नहीं रहेगा। रियांग ने मुस्कुराते हुए कहा और उन्हें संप्रदाय में प्रवेश करने दिया। वे अपनी बात पर कायम रहे और तुरंत सफाई शुरू कर दी। काई जाने ही वाली थी कि रियांग ने अचानक उसे एक कोने में खींच लिया जहां कोई उसकी ओर नहीं देख रहा था। हम एक गंभीर स्थिति में हैं। वो परिवार को वू टैंग के मृतकों के बारे में पता चल गया है और वे मुआवजे के रूप में आपका सिर मांग रहे हैं। और अगर उन्हें अगले सप्ताह तक ये नहीं मिला तो वे संप्रदाय पर हमला करेंगे। उसने चिंतित भाव से कहा। वू टैंग संप्रदाय का कथित प्रतिभाशाली व्यक्ति था जिसे काई ने मार डाला था और संप्रदाय ने उसकी मृत्यु के बारे में सच्चाई उसके परिवार से छिपा दी थी। वे कितना प्रभाव डालते हैं? काई ने पूछा। वे पश्चिमी महाद्वीप के 4 महान परिवारों में से एक हैं। उनका पश्चिम क्षेत्र में प्रभाव है। लू परिवार पूर्व में महान परिवार है, उत्तर में कुराहा परिवार और दक्षिण में दुरामोटो परिवार है। और जियान परिवार महाद्वीप पर शासन करता है। उसने काई को समझाया। हमारे पूर्वज हमारे पक्ष में हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि वे हम पर खुलेआम हमला करेंगे। शायद एक हत्या। मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता, इसलिए शायद मुझे उन्हें मार देना चाहिए, उसने सोचते हुए कहा और रियांग हौंफने लगा। आराम से, मैं तो बस मजाक कर रहा था। रियांग के शांत होते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो आप क्या करेंगे? उसने पूछा। उसका चेहरा अभी भी चिंता से भरा हुआ है। मैं जाऊंगा और उनसे बात करूंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा और गायब हो गया। रियांग ने हथेलियों पर हाथ रखकर सोचा कि बातचीत के दौरान क्या होगा। काई को नहीं पता था कि वो परिवार कहाँ रहता है, इसलिए वह वापस गढ़ में चला गया। उसने वहां मौजूद संरचनाओं को हटा दिया और उस जगह को जलाकर राख कर दिया जो हवा से दूर तक बिखर गई थी। इस प्रकार इसके अस्तित्व का कोई भी सबूत मिट गया। इसके बाद वह रियाजू शहर गए और कुछ लोगों से पूछा कि वो परिवार कहाँ रहता है। उन्होंने अनिच्छा से उसे बताया कि वे पश्चिम में एक विशाल झील के पास रहते हैं। स्थान ज्ञात होने के कारण काई ने तुरंत खुद को दूर झील के पास भेज दिया और उसके बगल में विशाल महल को देखने लगा। जियान परिवार के शाही महल की तुलना में ये कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी ये काफी दुर्जय था। नरक आत्मा क्षेत्र के रक्षक महल के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे। उनकी अभिव्यक्तियां पूरी तरह से सतर्क थीं। उन्होंने सोचा कि कोई भी बिना अनुमति के वो परिवार के घर में प्रवेश नहीं कर सकता। वे अब और गलत नहीं हो सकते। काई चाहता था कि उन्हें उसकी उपस्थिति के बारे में पता चले ताकि वह धमाके के साथ घर में प्रवेश करे, और उसका मतलब शाब्दिक धमाका था। काई लापरवाही से महल तक चला गया। जब गार्ड ने उसे देखा तो उसने हाथ हिलाया। उनमें से एक ने भौहें चढ़ा लीं और उससे मिलने के लिए, या दूसरे शब्दों में वो परिवार की संपत्ति पर अतिक्रमण करने के लिए उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। आप कौन हैं और वो परिवार के साथ आपका क्या काम है? गार्ड ने काई से पूछा और उसकी 7वीं चरण की नरक आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की। ओह, मैं ब्लू मून संप्रदाय का संप्रदाय गुरु हूं और मैंने वू टैंग को मार डाला। असंभव गति से आगे बढ़ने से पहले काई ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने गार्ड की गर्दन पर वार कर उसे बेहोश कर दिया। महल में प्रवेश करने से पहले काई ने सभी गार्डों को खदेड़ दिया। वो परिवार निश्चित रूप से 5 महान परिवारों में से एक था, क्योंकि उनकी संपत्ति का प्रदर्शन पूरे महल को कवर करता था। पूरा फर्श गलीचे से ढका हुआ था और कई प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शन के लिए रखी गई थीं। वो परिवार के सदस्यों की सहायता के लिए कई नौकर और नौकरानियां पूरे महल में घूम रहे थे। उन्होंने काई के आगमन पर नजर भी नहीं डाली, क्योंकि उन्हें लगा कि गार्डों ने उसे अंदर जाने दिया होगा। जब भी काई उनके सामने आता था तो वे तुरंत उससे बचते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वह कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्होंने पूरे महल में अपनी आध्यात्मिक भावना को उजागर किया और पाया कि यहाँ मौजूद उच्चतम स्तर की साधना स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 7वें चरण में मौजूद किसी व्यक्ति की थी, और वर्तमान में मौजूद दूसरे उच्चतम स्तर की साधना उसी क्षेत्र के 4थे चरण पर मौजूद किसी व्यक्ति द्वारा की गई थी। पहली खेती पूर्वज की रही होगी और दूसरी वो परिवार के मुखिया की। अब काई को चुनना था कि वह कहाँ जाना चाहता है। पूर्वज महल के शीर्ष पर था और वह अकेला था, जबकि परिवार का मुखिया कहीं एक विशाल हॉल में था और उसके आसपास कई किसान थे।
काई ने परिवार के मुखिया से मिलने के लिए दूर हॉल में जाने का फैसला किया और वह भोजन से भरी मेज के ऊपर पहुंच गया। मुझे धिक्कार है, उसने भगवान के स्थान पर अपने नाम का प्रयोग करते हुए जोर जोर से शाप दिया, क्योंकि वह स्वयं एक भगवान था, या यूं कहें कि ग्रह पर इस पूरी घटना के नष्ट होने से पहले भी वह एक भगवान था। आखिर आप हैं कौन? एक महिला ने चिल्लाकर अपने चौथे चरण की स्वर्ग आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की, जिससे पता चला कि वह वो परिवार की मुखिया थी। मात्र कुछ ही मिनटों में जैसे ही पूर्वज ने अपनी उपस्थिति प्रकट की, एक जबरदस्त आभा हवा में हावी हो गई। मुझे कहना होगा, तुम इतने साहसी हो कि इस तरह अंदर घुस सकते हो। ऐसा लग रहा था मानो पूर्वज प्रभावित हो गया हो। ठीक है, मेरा नाम काई है और मैं ब्लू मून संप्रदाय का संप्रदाय गुरु हूँ। मैं वही हूँ जिसने वू टैंग को मार डाला। काई ने लापरवाही से अपना परिचय दिया और अपने सामने मौजूद लोगों के हाव भाव पर मुस्कुराया। कुछ हैरान थे, कुछ चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे, जबकि कुछ मनोरंजन में मुस्कुराए। वह एक घटिया व्यक्ति था, और अगर मैं कहूं तो तुमने हम पर एक उपकार किया। लेकिन ऐसा करके तुम हमारे परिवार के खिलाफ गए, और हमें ये दिखाने के लिए एक उदाहरण स्थापित करना होगा कि हम 5 महान परिवारों में से एक हैं। पूर्वज ने तलवार निकालने से पहले अफसोस भरे स्वर में कहा। ये तलवार एक निम्न स्तरीय दिव्य कोटि का खजाना थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काई ने अपनी आंखें उस पूर्वज की ओर उठाईं जिसने मूर्खतापूर्वक काई पर अपनी तलवार घुमाई थी। हालांकि जब तलवार काई के शरीर के संपर्क में आई तो वह टूट गई। आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि मेरे शरीर को 2 हिस्सों में काट दिया जाएगा? क्षमा करें कि आपने जो सोचा था वह नहीं हुआ। काई ने अपने आसपास के लोगों के हैरान भावों को देखते हुए मुस्कुराहट के साथ कहा। ठीक है, मैं यहाँ आपके साथ बातचीत करने और शायद आपको 1 लाख स्पिरिट पत्थर और शायद एक शाही ग्रेड खेती तकनीक देने के लिए आया था, लेकिन चूंकि आपने मुझे मारने का फैसला किया है, इसलिए मैं उस चीज़ को नष्ट कर दूंगा जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। उसने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा। काई सहित महल के अंदर के सभी लोगों को महल के बाहर टेलीपोर्ट कर दिया गया। फिर उसने महल पर नज़र डालने से पहले अपने पेंडेंट से एक यादृच्छिक तलवार निकाली। दानव तलवार कला, रक्त पतन, काई ने कहा, और उसने महल पर तलवार फेंक दी। तलवार के चारों ओर काली लपटें घूमने लगीं और उसके चारों ओर बवंडर पैदा हो गया। पूरे महल में आग लगने से पहले तलवार महल के निचले हिस्से में घुस गई। कुछ ही मिनटों में पूरी जगह जलकर नष्ट हो गई। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं बचा था जिससे ये साबित हो सके कि यहाँ कोई विशाल महल खड़ा था। राख भी नहीं बची, क्योंकि काई की लपटों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगली बार जब तुम कुछ भी करने का फैसला करो तो याद रखना कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। ब्लू मून संप्रदाय में वापस गायब होने से पहले काई ने उन्हें एक चेतावनी दी और अपने पीछे एक खाली वो परिवार को छोड़ दिया। तारानकन तारानकन, अब मुझे बस इंतजार करना होगा। काई ने अपना शरीर फैलाते हुए जम्हाई ली। यदि उसने जो सोचा था वह सही था, तो वो परिवार लगभग 3 दिनों में ब्लू मून संप्रदाय में न्याय या उसी तर्ज पर कुछ मांगने के लिए पहुंचेगा, और तभी उसका मास्टर प्लान शुरू होगा। लेकिन अभी के लिए उन्होंने एक संप्रदाय गुरु के कर्तव्यों को स्वीकार करने का फैसला किया। रियांग, मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है। काई ने रियांग का दरवाज़ा खटखटाया और वह अपनी भौहें ऊपर उठाकर बाहर चली गई। आओ और हमारे संप्रदाय के नए प्रमुख शिष्यों से मिलो, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, और भ्रमित दिख रहे रियांग को मुख्य कोर्ट में ले गए। नेजुको और अन्य 6 आंतरिक दरबार की लड़कियों के साथ काई ने खेती की और उनकी खेती को बड़े पैमाने पर बढ़ावा मिला। वे सभी नरक आत्मा क्षेत्र के चौथे चरण में पहुंच गए और चमकते भावों के साथ वहां खड़े थे। मुझे समझ नहीं आया, क्या वे आकाशीय आत्मा क्षेत्र के आंतरिक दरबारी शिष्य नहीं हैं? चूंकि नश्वर साधना क्षेत्र में किसी के पास वास्तविक आध्यात्मिक समझ नहीं थी, रियांग उनकी साधना को समझ नहीं सका। बस आगे बढ़ें और उनकी खेती देखें, काई ने हल्के स्वर में कहा, और फिर उसे छूने देने के लिए एक तरफ हट गई। जब उसने नेजुको को छुआ और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग उसकी खेती की जांच करने के लिए किया, तो वह आश्चर्यचकित रह गई, नहीं बल्कि वह चौंक गई। उसने 2 बार 7 लड़कियों की खेती जांची तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वे सभी नरक आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण में कैसे हो सकते हैं? उसने काई से पूछा। उन्होंने मेरे साथ खेती की, काई ने बस ऐसे कहा मानो उस उत्तर ने सब कुछ हल कर दिया हो। एक तरह से इसने सब कुछ हल कर दिया, क्योंकि रियांग ने व्यक्तिगत रूप से काई की छड़ी का आनंद लिया था, इसलिए वह जानती थी कि वह किस बारे में बात कर रहा था। हमारे संप्रदाय के नए प्रमुख शिष्यों से मिलें, उन्होंने गर्वपूर्ण भाव से कहा, और 7 प्रमुख शिष्य वस्त्र निकालकर उन्हें दे दिए। उन्होंने खुशी खुशी वस्त्र प्राप्त किए और काई को धन्यवाद दिया। अगले 3 दिनों तक उन्होंने किसी से खेती नहीं की। उन्होंने यूं ही कई सुंदरियों के साथ अपना समय बिताया। वह कियाना के स्वास्थ्य की जांच करने गए और वह बिल्कुल ठीक थीं। खैर, फिर भी वह उसके साथ संबंध बनाना चाहती थी, और जब काई ने इसे इनकार कर दिया तो उसने मुख मैथुन के लिए समझौता कर लिया। इसलिए उसके बाद वह वतनबे से मिलने गए, जो शाही परिवार के महल में लौटने के लिए संप्रदाय छोड़ने वाले थे, और उनसे 1 और सप्ताह रुकने के लिए कहा।
उसने खुशी से सिर हिलाया और कहा कि वह रहेगी। उसके बाद वह अंततः मिया से मिलने गया और उसे उसकी यादों के साथ पूरी ताकत से वापस लौटकर खुशी हुई। मेरी सारी यादें ठीक हो गई हैं और मैं पूरी ताकत पर हूँ, एक स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के साधक की पूरी ताकत पर हूँ, मिया ने अपने बिस्तर पर बैठते हुए कहा। जहाँ तक काई की बात है, वह शांति से हवा में मंडरा रहा था। मिया, कुछ होने वाला है और ऐसा होने के बाद क्या तुम मेरे साथ उस अंतरिक्ष द्वार की जांच करने आओगे जो बनाया गया था? काई ने उससे पूछा। उसने बस सिर हिलाया और उन्होंने अपना बाकी समय पुरानी यादों को याद करते हुए बिताया। और इसी तरह समय बीतता गया। जैसा कि काई ने कहा था, वो परिवार ब्लू मून संप्रदाय को नष्ट करने की उम्मीद में अपनी पूरी सेना के साथ आया था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वे अकेले नहीं थे जो संप्रदाय पर हमला करने आए थे। ब्लू मून संप्रदाय के संप्रदाय गुरु, अपना चेहरा दिखाओ। स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के चौथे चरण में एक व्यक्ति चिल्लाया। उसने लाल वस्त्र पहने हुए थे और उसके चेहरे पर मूंछें थीं, जिससे देजावु का भाव आ रहा था। ब्लू मून संप्रदाय को छोड़कर 4 महान संप्रदाय 5 महान परिवारों की तरह शक्तिशाली थे। लेकिन परिवारों के विपरीत उनकी रक्षा के लिए उनके पास कोई मजबूत पूर्वज नहीं थे। यही कारण था कि 5 महान कुल संप्रदायों से अधिक शक्तिशाली थे। एक और बात जो अलग थी वह ये थी कि जियान परिवार व्हाइट टाइगर की आत्मा का वाहक था और यही प्रमुख कारण था कि उन्होंने महाद्वीप पर शासन किया और उनके पास ऐसी शक्ति थी। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये कौन है? लाल फूल संप्रदाय का संप्रदाय गुरु। काई ने उस आदमी की ओर इशारा किया। लाल फूल संप्रदाय वह संप्रदाय था जिसने जुनजुन के साथ मिलकर ब्लू मून संप्रदाय को नष्ट कर दिया और उन शिष्यों और संप्रदाय के बुजुर्गों को गुलाम बना लिया जो अभी भी वफादार थे। हालांकि काई की बदौलत वे ही नष्ट हो गए। अब उनका संप्रदाय गुरु अपना बदला लेने के लिए यहाँ था। वो परिवार के पूर्वज और मुखिया। उसने एक महिला और एक बूढ़े दिखने वाले पुरुष की ओर इशारा किया क्योंकि वे भी अपना बदला लेने के लिए यहाँ आए थे क्योंकि काई ने उनके घर को नष्ट कर दिया था। कारण ये था कि वे उसका सिर चाहते थे, अन्यथा वे ब्लू मून संप्रदाय को नष्ट कर देते। एक बार फिर संप्रदाय के बजाय उनका घर नष्ट कर दिया गया। और आपकी सेनाएं। उन्होंने अपना वाक्य पूरा किया और अपने पीछे खड़े हजारों कृषकों की ओर इशारा किया जिन्हें मृत्यु का अनुभव करने के लिए यहाँ लाया गया था। ठीक है, काई ने यही सोचा था। हम चाहते हैं, पूर्वज ने कहना शुरू किया, लेकिन काई के शब्दों ने उसकी बात काट दी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि आप बदला लेना चाहते हैं और ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन यह वह नहीं है जो मैं चाहता हूँ। काई ने धूर्त मुस्कान के साथ कहा। क्या मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी थी कि अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो तुम्हें मार डालूंगा? तुम्हारी मौत का स्वागत है, उसने मुस्कराते हुए कहा और गायब हो गया। एक सेकंड बाद वह प्रकट हुआ और एक व्यक्ति उसके पास खड़ा था। जब उन्होंने उसे देखा तो हर कोई आहें भरने लगा क्योंकि पश्चिमी महाद्वीप का हर अस्तित्व उसके बारे में जानता था। ये पूर्वज वतनबे जियान थे। उन्होंने भय से उसकी ओर देखा और सोचा कि वे यहाँ क्यों आए हैं। इसका कारण ये था कि वतनबे के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक भाव थे, जैसे कि वह किसी को मारना चाहती थी और वह ऐसा कर भी सकती थी। काई के शब्दों में सच्चाई थी, वे सभी यहीं मरेंगे। अब ये या तो उसके हाथों से होगा या वतनबे के हाथों से। लेकिन छोटी छोटी बातों की परवाह किसे है? ये है बड़ी तस्वीर जो ज़्यादा खतरनाक थी। पूर्वज जियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो परिवार के पूर्वज ने वतनबे से पूछा। 4 महान परिवारों के पूर्वज और शाही जियान परिवार एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से जुड़े हुए थे, इसीलिए वो परिवार के पूर्वज वतनबे को जानते थे। ओह, मैं इस संप्रदाय के आतिथ्य का आनंद लेने के लिए यहाँ रह रहा हूँ क्योंकि लाल फूल संप्रदाय ने उन पर हमला करने का फैसला किया है। वतनबे ने लाल फूल संप्रदाय के संप्रदाय गुरु की ओर देखा और अपनी तीसरी चरण की शाही आत्मा क्षेत्र की खेती जारी की। काई की बदौलत ये दूसरे चरण से बढ़कर तीसरे चरण तक पहुंच गया। मैं संप्रदाय गुरु कोई बहाना सोचने की कोशिश में काम उठा ताकि वह उसके क्रोध से बच सके, लेकिन वतनबे ने बोलना बंद नहीं किया। और आपने मेरी पोती के अपहरण में भी मदद की, उसे तस्करी करके दक्षिणी महाद्वीप में ले गए और फिर आपने उसकी आत्मा को अपने दूसरे कमांड में बांध दिया। अब आप इसे कैसे समझाएंगे? उसने तीखे स्वर में पूछा। काई ने खुलासा किया था कि कैसे कियाना को तस्करी करके ले जाया गया था और कैसे उसकी आत्मा पिछले मूंछ वाले आदमी से बंधी हुई थी। वास्तव में रेड फ्लावर संप्रदाय ने कियाना और दक्षिणी महाद्वीप पर पिछले मूंछ वाले व्यक्ति को छिपाने के लिए अंतरिक्ष द्वार का उपयोग किया था। जब उसकी आत्मा पूरी तरह से मूंछ वाले लड़के से बंध गई तो वे यहाँ वापस आए और उसे ब्लू मून संप्रदाय में शामिल होने के लिए मजबूर किया। आप ये कैसे जानते हैं? वतनबे के शब्दों से संप्रदाय गुरु और भी डर गए। मैं उसे यहाँ ले आऊँगा। गायब होने से पहले काई ने वतनबे को फुसफुसाया। वह फिर से प्रकट हुआ और कियाना उसके पास खड़ी थी। उसकी पीली विभाजित पुतली आंखें सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति के कारण एकत्रित कृषकों में सदमे की एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया हुई। वो परिवार और उनकी सेना ने रेड फ्लावर संप्रदाय को देखा और खुद को दूर कर लिया। क्या आप उन्हें दर्दनाक तरीके से मारना चाहते हैं?
काई ने पूछा और कियाना और वतनबे दोनों ने सिर हिलाया। ठीक है, फिर मैं आपकी मदद करूंगा, उसने कहा और आसमान की ओर हाथ लहराया। आसमान में काले बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। उसने एक बैंगनी पुस्तक निकाली और उसे बादलों पर फेंक दिया। वतनबे और कियाना ने सोचा कि यह एक खजाना था, लेकिन वास्तव में यह एक सामान्य स्क्रॉल था जो खाली था। काई ने इस स्क्रॉल को नकली खजाने के रूप में इस्तेमाल किया ताकि सभी को विश्वास हो सके कि उसके पास कई खजाने हैं। जैसे ही पुस्तक धीरे धीरे नीचे उतरने लगी तो सुनहरी बिजली गिरी। ये काई के हाथों पर बैठ गया और सुनहरी बिजली उसके अंदर चली गई। उसने वतनबे और कियाना के माथे को अपनी उंगलियों से छुआ और उनकी आंखें चमकने लगीं। सुनहरे बिजली ने उनके शरीर के अंदर यात्रा की, जिससे बिजली को नियंत्रित करने की उनकी प्राकृतिक क्षमता में हलचल मच गई, क्योंकि वे सफ़ेद बाघ के वंशज थे। आप अपनी पसंद का कुछ भी करने में सक्षम हैं, काई ने कहा और पीछे हट गया क्योंकि उसने देखा कि दोनों महिलाएं आगे बढ़ रही थीं। बाकी सभी लोग जो कुछ उन्होंने देखा उससे भयभीत हो गए। जब उन्होंने देखा कि वतनबे और कियाना की आंखें चमक रही थीं तो वे कांप उठे। दोनों आगे बढ़े और हाथ ऊपर उठाए। सुनहरी बिजली उनके पूरे शरीर में घूम गई और उनके हाथों पर केंद्रित हो गई। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। उन्होंने ऊर्जा को आकाश की ओर छोड़ा और बिजली सीधे बादलों में चली गई। धीरे धीरे छंटने से पहले काले बादल जोर से गड़गड़ाए। जैसे ही बादलों से एक सुनहरे अजगर का सिर निकला, एक गगनभेदी दहाड़ सुनाई दी। उसका पूरा शरीर बिजली से बना था और वह धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जब उसका शरीर उनके सामने आया तो यह एक पूर्वी ड्रैगन था। और तभी चीखें शुरू हो गईं। रेड फ्लावर संप्रदाय के सदस्यों ने बचने के लिए एक दूसरे को रौंदना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता था कि अजगर उनके पास आ रहा है। जहां तक वो परिवार की बात है, जब उन्होंने बिजली से बने ड्रैगन को देखा तो वे अपनी जगह पर ही टिके रहे। वे बोलना चाहते थे और वे आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन उनके शरीर इसकी अनुमति नहीं देते थे क्योंकि उनके डर ने उन पर नियंत्रण कर लिया था। जैसे ही ड्रैगन ने लाल फूल संप्रदाय के सदस्यों पर हमला किया, उसने एक और गगनभेदी दहाड़ छोड़ी। उनके शरीरों को बिजली का झटका दिया गया और उन्हें भूनकर मार डाला गया। जैसे ही ड्रैगन ने लाल फूल संप्रदाय के हर एक सदस्य का नरसंहार किया, सुनहरी चिंगारियां हवा में उड़ गईं। इसके बाद ये गायब हो गया और अपने पीछे शरीर के अलग अलग हिस्से, पहचान से परे काले पड़ चुके शरीर और भयभीत वो परिवार को छोड़ गया। वतनबे और कियाना ढह गए और काई ने कुशलता से उन्हें पकड़ लिया। गिरती सुंदरियों को पकड़ने का उनके पास जीवन भर का अनुभव था। उसने अपनी उंगलियां चटकाने से पहले धीरे से उनके बेहोश शरीरों को जमीन पर रख दिया। रेड फ्लावर संप्रदाय के लगभग 3000 शिष्य मृतकों में से जीवित हो उठे और इससे हर कोई स्तब्ध रह गया। दादा, आप सभी मृतकों में से वापस आ गए हैं, काई ने खेल उद्घोषक स्वर में कहा। आप सभी कृषक हैं जो संप्रदाय स्वामी की योजना के बारे में नहीं जानते थे। आप वापस जा सकते हैं और अपने संप्रदाय को फिर से स्थापित कर सकते हैं। जब उन्होंने उन्हें प्रणाम किया तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और उन्हें टेलीपोर्ट करके वापस उनके संप्रदाय में भेज दिया। इसके बाद उसने धीरे धीरे अपने हाथों से जमीन को छुआ और बाकी शव गायब हो गए। उनके स्थान पर लाल फूल खिलने लगे और रक्त की सुगंध हवा में भर गई। क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो? काई ने पूछा और वो परिवार की ओर भौहें तान दीं। पूर्वज और परिवार के मुखिया ने एक दूसरे को घूर कर देखा। दोनों एक मौन समझौते पर पहुंचे। वे आगे बढ़े और हल्के से उसे प्रणाम किया। हम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे, कृपया हमें मत मारो, परिवार के मुखिया ने घबराई हुई आवाज में कहा, जिससे काई को हंसी आ गई। ठीक है, मुझे तुमसे तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक तुम मुझे डिस्टर्ब न करने का फैसला कर लो, उसने कहा और उन दोनों की ओर देखा। अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ खड़े होने के लिए वापस लौटने से पहले उन्होंने सिर हिलाया। काई ने उन्हें टेलीपोर्ट करके उनके निवास स्थान पर वापस भेज दिया, या दूसरे शब्दों में कहें तो जलाने से पहले उनका निवास स्थान वहीं था। फिर उसने अपना शरीर फैलाया और लाल फूलों से भरे मैदान को देखने लगा। उसने खुद को, कियाना और वतनबे को अपने घर टेलीपोर्ट कर लिया क्योंकि उसने दूसरी मंजिल पर रहने के बजाय एक मुख्य शिष्य के घर में रहने का फैसला किया था। उसने उनके माथे को छूने से पहले धीरे से उनके शरीर को बिस्तर पर रख दिया और उनकी आंखें जाग उठीं। खड़े होने से पहले उन्होंने काई की ओर देखा। मुझे लगता है कि आप अपने घर वापस जाना चाहते हैं, काई ने अचानक कहा और वतनबे की ओर देखा। उसने कियाना की ओर देखने से पहले थोड़ा सिर हिलाया। इससे पहले कि वह उसे धीरे से आगे बढ़ाती, उसने उत्साहजनक सिर हिलाया। लेकिन इससे पहले कियाना कुछ बोल पाती, काई ने वही कहा जो वह कहना चाहती थी। तुम उसके साथ जाना चाहती हो और अपने पिता से मिलना चाहती हो, जो महाद्वीप के शासक हैं, यानी कि तुम एक राजकुमारी हो। तुम्हें अपने पूरे परिवार से मिलना चाहिए और मैं बाद में तुमसे मिलने आऊँगा। हाथ बढ़ाने से पहले उसने मुस्कुराते हुए कहा। वतनबे और कियाना ने इसे अपने कब्जे में ले लिया और वे तीनों गायब हो गए। वे जियान परिवार के महल के सामने उपस्थित हुए और संप्रदाय में वापस जाने से पहले काई ने उन्हें विदाई दी।
फिर वह मियाँ के घर गया और उसमें प्रवेश किया। वह खेती कर रही थी जब उसने उसे अपने घर में प्रवेश करते सुना। देखो किसने आने का फैसला किया। काई के हंसते ही उसने व्यंग्यात्मक ढंग से कहा, मियाँ, क्या तुम मेरे साथ उस अंतरिक्ष द्वार को देखने और उस व्यापारी को ढूंढने के लिए तैयार हो जिसने आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली लाल फूल संप्रदाय को बेची थी? काई ने पूछा। उसकी आवाज़ पूरी तरह गंभीर थी। मियाँ ने सिर हिलाया और अपना हाथ बढ़ाया। काई ने इसे पकड़ लिया और वे दोनों रियांग के कमरे में दिखाई दिए। चूंकि रियांग को अब काई के सामने उछलने की आदत हो गई थी, इसलिए वह चिल्लाई नहीं। उसने बस उसकी और मियाँ की ओर अपनी भौहें ऊपर उठाईं। हम एक गुप्त मिशन पर जा रहे हैं। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो उन्हें बता देना कि मैं एकांत साधना में हूँ। काई ने जल्दी से कहा और रियांग के कुछ पूछने से पहले ही वे दोनों गायब हो गए। रियांग ने निराशा में अपना सिर हिलाया और आह भरी। कौन जानता है कि वह कहाँ जा रहा है? उसने सोचा और एक और आह छोड़ी। जहाँ तक काई और मियाँ का सवाल है, वे रियाजू शहर में दिखाई दिए जहाँ उसने दूसरी बार मियाँ का फूल खराब किया था। हम यहाँ क्यों हैं? शहर को देखकर मियाँ ने असमंजस में पूछा। बिना किसी कारण के। मैं 2000 किलोमीटर की छलांग लगाने वाला हूँ, इसलिए तुम्हें अपना दिमाग तैयार कर लेना चाहिए, काई ने उनसे टेलीपोर्ट करते हुए कहा। वे पश्चिमी महाद्वीप के किनारे पर प्रकट हुए क्योंकि उनके सामने विशाल समुद्र था। खुद को सीधा करने से पहले काई 1 मिनट के लिए लड़खड़ाया। वहां पर एक गुप्त संरचना है। व्यापारी अवश्य ही वहां छिपा होगा, उन्होंने कहा और जमीन पर सबसे ऊंचे स्थान की ओर इशारा किया जो उनके वर्तमान स्थान से लगभग 500 मीटर दूर है। आपकी क्षमताएं कभी डगमगाती नहीं हैं, क्या ऐसा होता है? इससे पहले कि वे घटनास्थल की ओर चलने लगे, माई ने कहा और हल्के से मुस्कुराए। अगर यह रिसिया है तो आप क्या करेंगे? चलते समय मियाँ ने अचानक पूछा। अगर यह वह है तो मैं उसे बचाने जा रहा हूं और उन लोगों को यातना दूंगा जिन्होंने उसे पकड़ लिया है, काई ने खतरनाक आवाज में कहा और मियाँ ने और कुछ नहीं बोला। जैसे ही वे वहां पहुंचे, एक और संरचना सक्रिय हो गई, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता, काई ने संरचना को छू लिया और वह गायब हो गई। यदि कोई यहां प्रवेश करने की कोशिश करता है तो चेतावनी स्वरूप। अब हम जानते हैं कि हम सही जगह पर हैं। जब काई ने लबादे की संरचना को तोड़ा तो वह हल्के से मुस्कुराया। उनके सामने पत्थर से बना एक घर दिखाई दिया। यहाँ जो कुछ भी जाता है वह जाता है, काई ने दरवाज़ा खोलने के लिए दरवाजे की कुंडी घुमाते हुए कहा। सही वाक्यांश यह है कि यहाँ कुछ नहीं होता। दरवाज़ा खुलते ही मियाँ ने काई को ठीक किया। मैं अपने संवाद खुद बनाता हूँ। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उसने जवाब दिया, ठीक है, कोई संरचना नहीं, कोई जाल नहीं। इस आदमी को पूरा यकीन है कि कोई भी उसके अलार्म सिस्टम को नहीं हरा सकता। काई ने उस जगह पर नज़र डालते हुए कहा। ऐसा लग रहा था मानो वह आदमी काफ़ी अमीर हो। लकड़ी के फर्श पर शाही कालीन बिछे हुए थे। मखमली चादरों वाले 3 राजा आकार के बिस्तर अलग अलग स्थानों पर रखे गए थे। दीवारों पर प्राचीन वस्तुएं सजी हुई थीं और रसोई से एक स्वादिष्ट खुशबू आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे उसे हमारे बारे में पता चल गया और उसने भागने का फैसला कर लिया। मियाँ ने आह भरी और सोफे पर लात मारी। नहीं, वह अभी भी यहीं है, काई ने दरवाजे पर मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? वह असंभव गति से आगे बढ़ा और हवा में कुछ पकड़ लिया। काई ने अपनी उंगलियां चटकाईं और एक आदमी सामने आया। जैसे ही चीखने की आवाज़ सुनाई दी, उसने अपना मुंह खोला। उसकी आंखें डरावनी थीं और उसकी जीभ बंधी हुई थी। उसने काई की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन यह बेकार रहा। एक अदृश्य गोली, वह निम्न गुणवत्ता वाली थी। काई ने उस आदमी की आंखों में देखने से पहले सोच समझकर कहा, मुझे बस आपकी यादों की ज़रूरत है, और फिर आप परलोक की राह पर होंगे। उसने उस आदमी के माथे को छुआ और उस आदमी की आंखें चमकने लगीं। आह! वह दर्द से कराह उठा और काई की पकड़ से छूटने की कोशिश की, लेकिन यह एक व्यर्थ प्रयास था। उस आदमी की आंखों में जलन होने लगी और तभी उसने अपना शरीर त्याग दिया। उसकी आंखें पूरी तरह जल चुकी थीं, लेकिन वह अभी भी जीवित था। वह आदमी चिल्लाया और दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने अपना पहला कदम उठाया, काई ने उसकी उंगलियां तोड़ दीं। इस तरह वह आदमी धूल में बदल गया। जल्दी मुझे अपना हाथ दो, उसने मियाँ की ओर अपना हाथ बढ़ाते हुए पूछा, जिसने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे पकड़ लिया। उनकी आंखें पीछे मुड़ गईं और काई और मियाँ दोनों फर्श पर गिर पड़े। कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी क्योंकि काई और मियाँ बेहोश थे। तारांकन तारांकन, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, हम कहाँ हैं? मियाँ ने अपने चारों ओर नज़र डालते हुए पूछा। वह और काई एक ऐसी जगह पर खड़े थे जो असीमित लग रहा था। यहाँ कुछ भी नहीं था सिवाय कई किलोमीटर तक फैले अंधेरे के। मियाँ इसका अंत नहीं देख सकी, इसलिए उसने बस काई की ओर देखा। यह अंधकार है। हर जीवित चीज़, चाहे वह इंसान हो, राक्षस हो, जानवर हो या कोई भी चीज़ हो, मरने के बाद यहीं आती है। काई ने अपने हाथों से अंधेरे को छूते हुए समझाया।
जो कुछ भी मौजूद है वह हमेशा अंधेरे में लौटता है। अमरता, सच्ची अमरता जैसी कोई चीज़ नहीं है। लोग मारे जाने पर नहीं मरते, वे तब मरते हैं जब कोई उन्हें याद नहीं करता, उसके बाद वे यहीं आते हैं। काई ने जोड़ा और अपने हाथ फैलाए। अंधेरा उसके दाहिने कंधे पर टिकने से पहले तेजी से उसके शरीर से होकर गुजरा। इसने एक बूंद जैसा आकार ले लिया और शांति से उसके कंधे पर सो गया। क्या वह कोई लौकिक रहस्य था जिसे आपने अभी अभी सुलझाया है? मियाँ ने पूछा और काई के शब्दों का सही अर्थ समझकर कांप उठी। मैंने इस ब्रह्मांड के हर एक रहस्य को सुलझाया है, चाहे वह इस बारे में हो कि दुनिया कैसे बनी या लोग बाथरूम में गाने क्यों गाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसके बारे में बताना चाहिए। उन्होंने जवाब देने से पहले थोड़ा समय लिया और चलने लगे। अगर काई ने मियाँ को ब्रह्मांड की सच्चाई के बारे में बताया तो वह इसे संभाल नहीं पाएगी। मियाँ ने बिना कुछ बोले उसका पीछा किया क्योंकि अंधेरा लगातार बढ़ता ही जा रहा था। उसके पास कई सवाल थे लेकिन उसने सोचा कि अगर वह उनसे न पूछे तो बेहतर होगा। आह, ये यहाँ है। काई ने एक विशेष स्थान पर अंधेरे में अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। जो अंधेरा उसके कंधे पर बैठा था वह उसकी बाँह से होते हुए वास्तविक अंधेरे में बह गया और कुछ मिनटों के बाद वापस उसके कंधे पर आ गया। इस जगह को यादों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि मैंने अभी कहा, लोग तब मरते हैं जब उन्हें भुला दिया जाता है। मौत और उसके काटने वाले आत्माओं को उनके शरीर के मरने के बाद यहाँ लाते हैं। उनकी यादें और आत्माएं शाश्वत नींद में फंसी हुई हैं। कुछ आत्माएं उस नींद से मुक्त हो जाओ और पुनर्जन्म लो। फिर तुम्हारे जैसे लोग हैं जिन्हें जबरदस्ती उस नींद से जगाया जाता है। काई ने अपने कंधे पर अंधेरे की बूंद को छूते हुए कहा। दुनिया घूमने लगी और सब कुछ काला और सफ़ेद हो गया। वह और मियाँ आसमान में मंडरा रहे थे जबकि जिस आदमी को उसने मारा था वह उनके नीचे था। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थीं और उसका शरीर बेजान था। हम उनकी यादें देखने वाले हैं, काई ने उस आदमी का माथा थपथपाते हुए कहा। दुनिया एक बार फिर घूमने लगी। इस बार वह और मियाँ उस आदमी के पास खड़े थे जो लोगों की भीड़ के बीच से निकल रहा था। गार्डों की एक बटालियन उसका पीछा कर रही थी। गार्डों को जाने देने के लिए भीड़ अलग हो गई और वह आदमी किसी तरह उनके पास से निकल गया। ये यादें कुछ समय बाद खत्म हो जाएंगी। आपकी यादें इस जगह से पूरी तरह से भीग गई हैं और आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा। यही कारण है कि नवजात शिशुओं को उस दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं होता है जिसमें वे रह रहे हैं। लेकिन उन लोगों के मामले में जो यादों के साथ पुनर्जन्म ले सकते हैं, वे अपनी यादों को अपनी आत्मा से बांधने के लिए एक मंत्र का उपयोग करते हैं ताकि जैसे ही वे पुनर्जन्म लें वे आसानी से अपनी यादें वापस पा सकें। काई ने समझाया तो दृश्य एक बार फिर बदल गया। इस बार वे एक जहाज़ पर थे जो तूफान के दौरान जानवरों से जूझ रहा था। समुद्र वास्तव में पानी का विशाल द्रव्यमान था जो महाद्वीपों को एक दूसरे से अलग करता था। वह मध्य महाद्वीप से था। वह एक मामूली व्यापारी था जो समाप्त हो चुकी चीज़ें बेचता था और अपना अधिकांश जीवन खाली पेट बिताता था। लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात 60 लोगों के एक समूह से हुई जो उसके जैसे थे। वे इसमें सेंध लगाना चाहते थे शाही खजाने में मौजूद वस्तुओं को चुराने के लिए ताकि वे अमीर बन सकें। वह भी उनके साथ शामिल हो गया क्योंकि उसने सोचा था कि अगर वे सफल हो गए तो उन तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर वे असफल हुए तो वे मर जाएंगे। किसी भी तरह उसका जीवन बदल जाएगा, या तो अच्छे के लिए या बुरे के लिए। मानो या ना मानो, वे अंदर घुसने और ढेर सारी दौलत इकट्ठा करने में कामयाब रहे। जब अन्य लोग सोना, खजाना आदि सामान इकट्ठा कर रहे थे तो इस आदमी की नज़र कंटेनरों के एक सेट पर पड़ी जिस पर लेबल लगा हुआ था अदृश्यता गोलियां, स्वर्ग पारगमन गोलियां, पानी के नीचे सांस लेने की गोलियां और आखिरी कंटेनर जिसमें आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली थी। वह अपने साथ कंटेनर और कुछ सोना भी ले गया जिसमें उसका खजाना अन्य लोगों के सामने था। काई ने टिप्पणी प्रदान की क्योंकि उन्होंने सब कुछ उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से प्रकट होता देखा। वे महाद्वीप पर सबसे अधिक वांछित व्यक्ति बन गए और उन्होंने पश्चिमी महाद्वीप में भागने का फैसला किया। एक बार जब वे समुद्र में प्रवेश कर गए तो केंद्रीय महाद्वीप के लोगों ने उनका पीछा करना बंद कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि वे या तो तूफान के कारण मर जाएंगे या मार दिए जाएंगे जानवरों द्वारा। उनकी भविष्यवाणी सही थी। उनकी पूरी यात्रा जानवरों से भरी थी लेकिन वे किसी तरह शाही खजाने से प्राप्त खजाने का उपयोग करके उन्हें हराने में कामयाब रहे। लेकिन लगभग 70% दूरी तय करने के बाद एक विशाल तूफान ने उनके जहाज पर हमला कर दिया और जानवर उन पर हमला करते रहे। ये शख्स एक मरे हुए जानवर के शरीर में छिप गया और जीवित रहने के लिए पानी के अंदर सांस लेने वाली गोली का इस्तेमाल किया। आखिरकार किनारे तक पहुंचने से पहले वह 15 दिनों तक तैरता रहा। काई ने उस आदमी को समुद्र में तैरते हुए देखकर कहा। उस आदमी ने समुद्र से भागने से पहले वह सब कुछ इकट्ठा कर लिया था जो वह कर सकता था और उसने पैसे कमाने के लिए सामान बेच दिया। इसी तरह उसे वह गोलियां मिलीं। लेकिन उन्हें बनाया किसने? मियाँ ने पूछा। पवित्र महाद्वीप पर एक अफवाह है कि शाही परिवार ने एक विशेषज्ञ कीमियागर को पकड़ लिया है। जाहिर है उसका उपनाम गुलाबी बालों वाली कीमिया विशेषज्ञ है। वह रिसिया है।
काई ने उत्तर दिया और अपनी मुट्ठियां भींच लीं। हैरानी की बात यह है कि गोलियों के इस्तेमाल के निर्देश शाही परिवार ने ही लिखे थे। उन्होंने देखा कि वह आदमी आत्मा को नियंत्रित करने वाली गोली रेड फ्लावर संप्रदाय को बेचता था, जिसने इसका इस्तेमाल कियाना को नियंत्रित करने के लिए किया था। उन्होंने उसे लोगों के एक समूह को स्वर्ग पारगमन की गोलियां बेचते हुए भी देखा। हैरानी की बात यह है कि यह समूह वे आतंकवादी थे जिन्हें काई ने रियाजू शहर में मार डाला था। ऐसा लग रहा था जैसे उस आदमी ने उन्हें हेवन ट्रांसेंडेंस गोली के प्रभावों के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अन्यथा उन्होंने इसे नहीं लिया होता। उस गोली को लेने के बाद आपकी साधना एक दायरे से अधिक हो जाएगी, लेकिन आपके अंदर अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण विस्फोट होने से पहले ये केवल एक दिन तक ही चलेगी। उसकी यादें देखने के बाद काई और मिया वास्तविक दुनिया में वापस आ गए। वे बिना कुछ बोले बाहर निकल गए। काई 1 मिनट तक चुपचाप खड़ा रहा, उसकी मुट्ठियां अभी भी बंधी हुई थीं। फिर उसने घर की दीवार पर मुक्का मारने से पहले गुस्से में चिल्लाया। उसने घर पर मुक्का मारना जारी रखा और कुछ मिनटों के बाद वह गिर गया। मैं उसे बचा नहीं सकता क्योंकि मेरे पास मध्य महाद्वीप में टेलीपोर्ट करने की ताकत नहीं है। अरे, मुझे क्या करना चाहिए? वह आकाश की ओर चिल्लाया और वह अभी भी ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी को मुक्का मारना चाहता हो। आप अपनी खेती बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। आप इस महाद्वीप में हरम के किसी अन्य सदस्य की भी खोज कर सकते हैं। मिया ने धीरे से कहा और काई के बंधे हाथों को दबा दिया। उसने धीरे से उन्हें खोला और मिया के हाथों को छोड़ दिया। उसके चेहरे पर मुस्कान चमकने से पहले उसने कुछ गहरी सांसें लीं। ठीक है, उसके बाद मैं काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अब मुझे पता है कि रिसिया कहाँ है और मैं वादा करता हूँ कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। और चूंकि अफवाह कहती है कि उसे एक कैदी के रूप में रखा जा रहा है, इसलिए मैं पूरे शाही परिवार का नरसंहार करने जा रहा हूँ। ऐसा करने के लिए काई ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा, लेकिन अभी आइए उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करें जो मैं कर सकता हूँ। आइए उस अंतरिक्ष द्वार की जांच करें, उसने कहा और मिया के हाथ पकड़ लिए और वे गायब हो गए। प्रकाश की चमक के साथ काई और मिया दुर्घटनाग्रस्त घर के पास वापस आ गए। मैं एक तरह से भूल गया था कि मुझे नहीं पता कि अंतरिक्ष द्वार कहाँ है, काई ने संकोचपूर्ण भाव से कहा। तुम्हें पता है, कभी कभी तुम एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हो। मिया ने आह भरी और निराशा से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं लगता कि जब मैं गंभीर होता हूं तो आप मुझसे मिलना चाहेंगे, क्योंकि एक समय मैं गंभीर था। और उसके बाद क्या हुआ? काई अपनी यादों में डूबता हुआ पीछे छूट गया। क्या तुमने एक संप्रदाय को नष्ट कर दिया, या शायद एक महल या एक शहर को? मिया सोचने लगी कि काई क्या कर सकता था। वह उसकी बातों पर हंसा, हालांकि उसकी हंसी में कोई हास्य नहीं था। मैंने एक पूरे ग्रह को नष्ट कर दिया, उसने धीरे से कहा और मिया हौंफने लगी। और यदि आप उस ग्रह के बारे में सोच रहे हैं जिसे मैंने नष्ट किया है, तो ये परियों का क्षेत्र था, काई ने कहा और समुद्र में छलांग लगा दी। वह गीला तो नहीं हुआ, लेकिन उसके शरीर पर बहते ठंडे पानी का एहसास सुकून दे रहा था। लेकिन मैंने सोचा कि ग्रह नष्ट हो गया क्योंकि एक साथ कई सूर्य फट गए, मिया ने सोचा। परिलोक का विनाश ऊपरी लोकों में एक प्रमुख गपशप का विषय था। कई लोगों का मानना था कि सूर्य देवी ने परिलोक को नष्ट कर दिया क्योंकि वह उनके प्रति द्वेष रखती थी। और ईमानदारी से कहूं तो यह अपेक्षित था। ग्रह के विनाश के दौरान हर एक परी की मौत हो गई और ग्रह का कुछ भी नहीं बचा क्योंकि वह जलकर धूल में बदल गया था। लेकिन जब परियां जीवित थीं, तो वे जीवित सबसे घृणित प्राणी थीं। परियां कोई पंख वाले बच्चे नहीं थे जो रात में आपके दांत इकट्ठा करने और आपको एक सोने का सिक्का देने के लिए आते थे। नहीं, वे कोई इच्छा पूरी करने वाले पागल थे। वे क्रूर और दुष्ट थे और पुनर्तः परपीड़क और स्वपीड़क थे। जब मनुष्यों को कष्ट हुआ तो उन्होंने इसका आनंद लिया। उन्होंने मनुष्यों का अपहरण कर लिया और फिर उन्हें यातना देने के लिए परीलोक में ले आए और उन्होंने इसका आनंद लिया। परियों से लगभग सभी लोग नफरत करते थे, सिवाय उन लोगों के जो उनके जैसे थे। इसलिए जब उनकी मृत्यु हुई तो लगभग हर क्षेत्र खुशी से झूम उठा। कई लोगों ने अपने विनाश का जश्न मनाने के लिए पार्टियां भी आयोजित कीं। शायद हमें जाकर उस जगह की जांच करनी चाहिए जहां मैं गिरा था, काई ने जमीन पर वापस कूदते हुए सुझाव दिया। ये देखने में एक प्रभावशाली दृश्य था क्योंकि वह हवा में सीधे 100 फीट की छलांग लगा रहा था और यह कोई मजाक नहीं था। उसने मिया का हाथ पकड़ा और वे गायब हो गए। उसने उन्हें रियाजू शहर में टेलीपोर्ट किया, जो आश्चर्यजनक रूप से उसके दुर्घटनाग्रस्त स्थल के पास था। इसके बाद उन्होंने वहां से दक्षिण की ओर टेलीपोर्ट किया। ये बिल्कुल सही जगह है, काई ने कहा जब वे जंगल में दिखाई दिए जहां काई 16 साल तक गिरने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यही वह स्थान था जहां उनकी पहली मुलाकात दक्षिणी महाद्वीप के कृषकों से हुई थी। उस समय काई को उनसे दूर भागना पड़ा क्योंकि वह अपनी शक्ति के बारे में निश्चित नहीं था। अब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हालांकि बाद में जब उसने अपनी शक्तियों की जांच की तो उसने अपना बदला लेने के लिए वापस टेलीपोर्ट किया। दुर्भाग्य से वे गायब हो गए थे। काई, क्या तुम्हें इसका एहसास हो रहा है?
मियाँ ने अचानक कहा, जैसे ऊर्जा की एक काली लहर पूरे जंगल में फैल गई। यह नहीं हो सकता, मैं ऊर्जा के उस रूप को जानता हूँ, काई ने गंभीर आवाज में कहा और जंगल के पश्चिम की ओर चलने लगा जैसे बिजली उसे बुला रही हो। स्वर्ग आत्मा क्षेत्र निर्माण मास्टर्स द्वारा बनाई गई एक रैंक 4 छलावरण संरचना। जब वे एक गुफा के पास पहुंचे तो काई बुदबुदाया। उसने अपने हाथ हिलाए और समूह अलग हो गया। एक विशाल काली घूमती हुई पोर्टल जैसी वस्तु दृष्टि में आई। ये लगभग 5 फीट लंबा और 8 फीट चौड़ा था। उसमें से आ रही तरंग स्पष्ट थी, मुझे छुओ और तुम जीवन भर परेशान रहोगे। वह कोई अंतरिक्ष द्वार नहीं है, वह एक भ्रष्ट अंतरिक्ष द्वार है। काई ने धीरे धीरे सीटी बजाई क्योंकि वह इसकी जांच करने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन एक भ्रष्ट अंतरिक्ष द्वार यहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सबसे पहले इस ग्रह पर सबसे पहले एक अंतरिक्ष द्वार कैसे बनाया गया? मियाँ ने अंतरिक्ष द्वार पर भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। ये द्वार दक्षिणी महाद्वीप से बिल्कुल भी जुड़ा नहीं था। इसका वास्तविक गंतव्य मध्य महाद्वीप माना जाता था, और अगर मैं जो कह रहा हूँ वह सही है तो दक्षिणी महाद्वीप पर अंतरिक्ष द्वार भी मध्य महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। ये केंद्रीय द्वार को छोड़कर किसी भी महाद्वीप के बीच यात्रा के लिए द्वार कभी नहीं बनाया गया था। अतीत में इसके अपभ्रंश से पहले यदि आप इसमें प्रवेश करते थे तो आप मध्य महाद्वीप पर मौजूद अंतरिक्ष द्वार से बाहर आ जाते थे, और वह अंतरिक्ष द्वार 4 अन्य अंतरिक्ष द्वारों से जुड़ा होगा जो हर महाद्वीप पर मौजूद थे। काई ने काले पोर्टल की रूपरेखा को छूते हुए समझाया। यह अभी भी प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। सबसे पहले इसे किसने बनाया? मियाँ ने पूछा। उसका चेहरा निराशा से भरा हुआ था। केवल एक चीज़ जो मैं जानता हूँ वह यह है कि ऊपरी लोक के किसी व्यक्ति ने इसे बनाया है, उसने कहा। ठीक है, ये बेकार है। मियाँ ने आह भरी। हम दक्षिणी महाद्वीप में भी प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि यह अंतरिक्ष द्वार क्षतिग्रस्त है। काई ने भी आह भरी। अगर हम इसमें प्रवेश करेंगे तो क्या होगा? मियाँ की आंखें चमक उठीं। वह सावधानी से आगे बढ़ी और अंतरिक्ष द्वार के किनारों को छू लिया। आश्चर्यजनक रूप से यह उसकी त्वचा को ऊपर उठाने लगा और उसके हाथ को पूरी तरह से उसकी कोहनी तक ढकने लगा। इसने उसके पूरे शरीर को ढक दिया होगा, लेकिन शुक्र है काई ने इसे नष्ट कर दिया। जब भी किसी ने इसका उपयोग किया उन्होंने अपनी आत्मा का एक हिस्सा इस द्वार पर खो दिया। जितना अधिक इसका उपयोग किया गया उतना अधिक यह आत्माओं को तरसने लगा। अब यदि कोई इसमें प्रवेश करता है तो उनकी आत्मा तुरंत सोख ली जाएगी और इस तरह वे निष्प्राण हो जाएंगे। मतलब वे या तो दिमाग से मृत मूर्ख होंगे या ऐसे लोग जो पूरी तरह से कुछ भी या कुछ और महसूस नहीं करते हैं। ईमानदारी से कहें तो जब वे अपनी आत्मा खो देते हैं तो हर किसी की प्रतिक्रिया अलग अलग होती है। इससे पहले कि उसके हाथ काली लपटों से जलते, काई ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त कर दिया। आपने कहा था कि यदि कोई इसमें प्रवेश करता है तो वह अपनी आत्मा खो देता है। यदि आप इसमें प्रवेश करते हैं तो क्या होगा? मियाँ ने धीमी आवाज में पूछा और काई ने अपनी आग बुझा ली। मैं इसे बिना किसी परेशानी के पार कर सकूंगा और तुम्हें भी अपने साथ ले जा सकूंगा, काई ने पूछा और अपनी भौहें उसकी ओर उठाईं। क्या होगा यदि उस महाद्वीप पर हरम का कोई सदस्य है? और क्या होगा यदि इसे बनाने वाले व्यक्ति के बारे में कोई सुराग हो? उसने अपनी भौहें ऊपर उठाईं। आप दक्षिणी महाद्वीप का पता लगाना चाहते हैं, है ना? काई उसका हाथ पकड़ने से पहले हंसी। वे दोनों पोर्टल में कूद गए और उनके आसपास का वातावरण काला हो गया। एक बैंगनी छाया अंधेरे के अंदर चली गई। जहां उसकी आंखें होनी चाहिए थीं वहां केवल खाली आई सॉकेट थे। उसका चेहरा पूरी तरह से काला कर दिया गया था और उसका मुंह खुला हुआ था जिससे नुकीले दांतों का एक सेट दिखाई दे रहा था। यह उन सभी मानव आत्माओं को चूसकर बनाया गया प्राणी है, काई ने भ्रमित मियाँ को समझाया। आत्माओं में शुद्ध ऊर्जा होती थी और उन्होंने मनुष्य को जीवन दिया। अगर कोई उस ऊर्जा को चूस ले तो क्या उसे भी जीवन मिलेगा? ये काफी रहस्य था जिस पर काई ने खुद शोध किया था। अपने पूरे जीवनकाल में उन्होंने केवल 8 भ्रष्ट अंतरिक्ष द्वार देखे थे, जिसके अंदर वे थे वह 9वां था। 8 भ्रष्ट लोगों में से 3 के सामने आधे मानव प्राणी की तरह वास्तविक अभिव्यक्ति थी। इसके बारे में सोचो भी मत। काई ने प्राणी को चेतावनी दी लेकिन उसने नहीं सुनी और उसकी गर्दन खाने की कोशिश करते हुए उस पर झपटा। कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? उसने अपने दाहिने हाथ से जीव को दूर भगाने से पहले जोर से कहा। बेहोश होने से पहले वह 400 मीटर दूर तक उड़ गया। कोई भी आपकी बात नहीं सुनता क्योंकि आप एक बच्चे की तरह हैं। जब काई ने अपना सिर हिलाया तो मियाँ ने निराशा भरी आवाज में कहा, अंतरिक्ष द्वार को नष्ट किए बिना मैं इस प्राणी को नष्ट नहीं कर सकता क्योंकि वे दोनों आत्माओं द्वारा संचालित हो रहे हैं। दक्षिणी महाद्वीप पर हमारी यात्रा के बाद मैं उससे निपटूंगा, काई ने अपनी उंगलियां चटकाते हुए कहा और काली दीवार में एक खाली जगह दिखाई दी। काई और मियाँ खाई में कूद गए और वे खूबसूरती से जमीन पर उतरे। सूरज उन पर तेज पड़ रहा था और पूरी जगह बेहद गर्म थी। ठीक है, यही कारण है कि आप पुनर्जन्म नहीं लेते हैं या मेरे मामले में दक्षिणी महाद्वीप पर आते हैं। ये बहुत गर्म है और आप खेती करने से पहले भी मर सकते हैं।
काई ने अपने ऊपर पहना हुआ लबादा उतारते हुए आह भरी। फिर उसने अपनी जैकेट उतार दी और अपनी शर्ट की आस्तीनें ऊपर कर लीं। काई की सुनहरी सफ़ेद त्वचा दिखाई देने लगी। उसने अपनी भुजाएं मोड़ी और उसकी मांसपेशियां इसके साथ साथ चलने लगीं। बस अपने कपड़े और जैकेट उतार दो और तुम गर्मियों के लिए तैयार हो जाओ, काई ने मिया से कहा जब उसने अपने कपड़े और जैकेट फर्श पर गिरा दिए। वह अपने काले टैंक टॉप और शॉर्ट्स में खड़ी रह गई थी। क्या कियाना ने भी अपनी आत्मा खो दी थी जब वह मूंछ वाला लड़का यहाँ आए थे? मिया ने अपनी बर्फ में से कुछ उठाते हुए पूछा और काई के सामने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी आत्मा मूंछ वाले लड़के की आत्मा से बंधी हुई थी, इसलिए वह प्राणी केवल मूंछ वाले लड़के की मूल आत्मा को चूसने में सक्षम था। उसकी आत्मा का बंधा हुआ हिस्सा अभी भी कियाना की आत्मा में विलीन हो गया था, इसलिए वह उसे नियंत्रित करने में सक्षम था। हालांकि उसका नियंत्रण कम हो गया और समय के साथ कम प्रभावी। उसने समझाया और अपने पेंडेंट से स्ट्रॉबेरी सिरप की बोतल निकाली। मिया ने 2 बर्फ के शंकु बनाए और उन्हें स्ट्रॉबेरी सिरप में डुबोया और उनमें से एक को काई को सौंप दिया जबकि दूसरे को चूसते हुए। क्या हम अपना विस्फोट शुरू करें? काई ने अपना कोन खत्म करते हुए कहा, लेकिन उसने बोलना बंद कर दिया क्योंकि उसने अपने चारों ओर आग की विशाल लपटें उठती देखीं। सेरा, क्या हो रहा है? जैसे ही आग की लपटें शांत हुईं, उसने पूछा और सेराफिना फीनिक्स प्रकट हुई। लेकिन इससे पहले कि वह जवाब दे पाती, काई की आंखें लाल चमकने लगीं और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ उसके सिर को पकड़े हुए थे। ये वह है, काई, ये वह है, सेरा ने धीरे से कहा और उसकी आंखें भी चमकने लगीं। काई का शरीर हवा में 5 फीट ऊपर उठ गया, उसके अंध हवा में लटक रहे थे। जैसे ही उसके शरीर से ऊर्जा की एक लाल गेंद निकली, उसकी आंखें लाल हो गईं। यह अविश्वसनीय गति से चला और थोड़ी देर बाद फीका पड़ गया। काई का पूरा शरीर शिथिल हो गया और वह शान से जमीन पर आ गया। अभी अभी हो क्या गया? सेरा के लगभग आंसुओं से भरे चेहरे से काई के खाली चेहरे की ओर देखते हुए मिया चिल्लाए। वह एक आत्मा थी, कोई आत्मा नहीं। वह उसकी आत्मा थी, सेरा ने कहा और खुशी से अपने पंख फड़फड़ाए। मिया और भी अधिक भ्रमित थी और उसने काई की ओर अपनी भौहें उठाईं। यह मारियल की आत्मा थी। वह अग्नि आत्माओं की शासक है, उसने धीरे से कहा और ये देखने के लिए चारों ओर देखा कि वे कहाँ थे। वे एक समुद्र तट पर थे, या यूं कहें कि एक परित्यक्त समुद्र तट पर थे, क्योंकि मीलों तक आसपास कोई नहीं था। सूरज उनकी त्वचा पर गिर रहा था और वे जहां भी थे उन्हें पता था कि गर्मी थी। अब मुझे पता चला कि तुम जंगल में बिना किसी स्मृति वगैरह के कैसे जाग गए। तुम्हारे पास अपनी आत्मा नहीं थी, लेकिन जो तुमने अभी देखा वह केवल आधी आत्मा थी। आधी आत्मा एक पूर्ण आत्मा या कोई आत्मा न होने से भी बदतर है सभी। काई ने कुछ मिनटों के बाद निश्चित स्वर में कहा। ऐसा क्यों? सेरा और मिया ने एक ही समय में पूछा। एक आत्मा आपको बनाए रखती है, या दूसरे शब्दों में आपको वह सब कुछ देती है जो आपको वह बनाती है जो आप हैं। इसकी अनुपस्थिति हर किसी को अलग तरह से प्रभावित करती है। कुछ क्रूर राक्षस बन जाते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होगा, जबकि कुछ मस्तिष्क मृत हो जाएंगे और सोचना बंद कर देंगे और रहेंगे बिल्कुल जीवित। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो नासमझ ज़ोंबी बन जाएंगे, जो आप जो भी कहेंगे वह करेंगे। लेकिन आधी आत्मा के साथ आप चीज़ों को महसूस करना शुरू कर देते हैं, लेकिन प्यार, करुणा, वफादारी आदि जैसी चीज़ों को नहीं। इसके बजाय आप केवल अपने अंदर की अंधेरी भावनाओं को महसूस करेंगे और इस तरह एक घातक अत्याचारी में बदल जाएंगे। आप अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को मार डालेंगे, या आप उन्हें सिर्फ इसलिए मार देंगे क्योंकि वे आपको परेशान करते हैं। प्रकाश के संतुलन के बिना अंधेरी भावनाएं आपको पूरी तरह से नियंत्रित कर लेंगी और आप उसके मोहरे बन जाएंगे। काई ने गंभीर स्वर में कहा और मिया की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मेरे हरम की आत्माएं मुझसे जुड़ी हुई हैं। ऐसा लगता है जैसे इस ग्रह पर पैदा हुए मेरे हर एक प्रेमी के पास जन्म के समय उनकी आत्मा नहीं थी। मैं आपके जन्म के लगभग 1 साल बाद प्रकट हुआ और आपकी आधी आत्माएं मुक्त हो गईं, मेरा शरीर जबकि आधा हिस्सा मेरे साथ रहा। अभी जो हुआ वह मेरी व्याख्या के लिए आदर्श उदाहरण था। ये गारंटी देता है कि मुझे उनके करीब रहना होगा ताकि वे अपनी आत्मा का दूसरा हिस्सा प्राप्त कर सकें। लेकिन आपके मामले में, चूंकि मैंने ग्रह की ज़मीन को नहीं छुआ था और तब तक मुझे जीवित नहीं माना गया था, इसलिए मुझे आपकी आत्मा मुझसे अलग होती हुई महसूस नहीं हुई। और चूंकि मैं तुम्हारे निकट था, फिर भी तुम्हें अपनी आत्मा का दूसरा भाग प्राप्त हुआ। जो बात मैं नहीं जानता वह ये करने के लिए आवश्यक दूरी है। मैं 16 वर्षों तक आकाश में था और मुझे लगता है कि आपकी आत्मा 15वें वर्ष में मुक्त हो गई। काई ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया और सेरा को खारिज कर दिया। तो इसका मतलब यह है कि मैं एक दिमागी रूप से मृत लड़की बन गई जो तब तक इधर उधर घूमती रही जब तक मुझे अपनी आत्मा नहीं मिल गई। मिया ने हल्की हंसी के साथ कहा। और एक और बात यह है कि आपकी आत्मा का दूसरा हिस्सा आपके पास क्यों नहीं था, जो हमें इस सवाल पर लाता है कि आपको किसने जीवित रखा और क्यों। लेकिन एक समय में एक बात, चलो चलें और मारियल को खोजें, काई ने कहा और उड़ने लगी। मिया भी हवा में मंडराने लगी और काई ने उन पर एक क्लोकिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया।
क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी आपसे जुड़े हुए हैं? मिया ने पूछा जब वे अपने वर्तमान स्थान से दक्षिण पश्चिम की ओर उड़ रहे थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं उसका स्थान बताने में सक्षम नहीं हूँ। मैं केवल उसकी दिशा समझ सकता हूँ और जितना करीब मैं उसके करीब पहुँचता हूँ, सिग्नल उतना ही मजबूत होता जाता है, काई ने कहा, और वे उड़ते रहे। जैसे जैसे वे उड़ते गए, उन्होंने कई कस्बों, गांवों, खेतों और शहरों को अपने नीचे से गुजरते देखा। इसके 1 घंटे के बाद काई अचानक रुका और सामने एक बहुत विशाल शहर को देखने लगा। इसके मध्य में एक विशाल लाल महल खड़ा था और उसके शीर्ष पर फीनिक्स का प्रतीक खड़ा था। ये दक्षिणी महाद्वीप का शाही महल था, क्योंकि पश्चिमी महाद्वीप के शाही महल पर सफ़ेद बाघ का प्रतीक था और उसे बस एक राजकुमारी बनना था। जिन लोगों से मैं पहली बार मिली थी, वे निश्चित रूप से उसके आदेश पर थे। काई ने महल के ऊपर मंडराते हुए कहा, ठीक है, मुझे उन लोगों से हिसाब बराबर करना है। चलो चलते हैं और निष्प्राण लोगों से भरे एक महल पर छापा मारते हैं, उसने कहा और महल को सामान्य आग से जला दिया। महल से चीखें सुनाई दी और लोग बाहर भागने लगे। जिन कृषकों में जल तत्व था, उन्होंने आग की लपटों को बुझाने की कोशिश की, लेकिन चून की काई ने ही उन लपटों का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह एक व्यर्थ प्रयास था। क्या हम खुद को उजागर करने जा रहे हैं, या हम बस उसका अपहरण कर लेंगे और उसे अपने साथ ले जाएंगे? मिया ने 2 सबसे स्पष्ट योजनाएं पूछीं जो उसके दिमाग में आईं। पहला तरीका बहुत मूर्खतापूर्ण है और दूसरा बहुत कायरतापूर्ण है। हम इसके बजाय थोड़ा सा अभिनय करेंगे। काई ने मिया को अपनी योजना बताते हुए मुस्कुराते हुए कहा। वह इसे अब तक सुनी गई सबसे अच्छी योजना नहीं कहेंगी, लेकिन उन्हें ये स्वीकार करना होगा कि यह एक ऐसी योजना है जो निश्चित रूप से काम करेगी। अरे कौन हैं वो लोग? नीचे भीड़ में से किसी ने कहा, और जब उन्होंने 10 नकाबपोश लोगों को हवा में उड़ते देखा तो सभी की सांसें थम गईं। चूंकि केवल स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के साधक ही उड़ने में सक्षम थे, नीचे एकत्रित लोगों को पता था कि ये सभी साधक एक ही क्षेत्र में थे। भीड़ घबरा गई और लोग भागने लगे। हुड आकृतियों में से एक ने उनकी ओर लौ का एक गोला फेंका और जब वह सतह से टकराने ही वाला था, काई उनके सामने आ गया और उसने दिन बचा लिया। उन्हें मार डालो, मिया। जैसे ही मिया हुड पहने लोगों के पीछे आई तो वह चिल्लाया। उसके शरीर से बर्फ निकली और उसने उससे बने भाले उन पर फेंके। जैसे ही बर्फ ने उनके शरीर को छुआ, वह तुरंत उनके पूरे शरीर पर फैल गई और वे जीवित ही जम गए। मिया फिर बर्फ को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी और इस तरह उन सभी को मार डाला। वे कौन थे? एक आदेशात्मक आवाज़ सुनाई दी और काई और मिया के सामने एक 18 वर्षीय लड़की दिखाई दी, जो अब भीड़ के ऊपर मंडरा रही थी। क्या वह उसकी है? मिया ने काई से आध्यात्मिक संदेश पूछा। हाँ, वह मारियल है। काई और लड़की की शक्ल को घूरने लगा। घुटनों तक लंबे लहराते सुनहरे बाल और चमकती सुनहरी आंखें। अग्नि आत्माओं का शासक मारियल काई और मिया के सामने शाही लाल वस्त्र पहने खड़ा था, जिस पर पश्चिमी महाद्वीप के सफ़ेद बाघ के प्रतीक की तरह हृदय के पास फीनिक्स प्रतीक अंकित था। वे लोग कौन थे और आप कौन हैं? मारियल ने धमकी भरे स्वर में कहा और हवा में उड़ने लगी। वह पहले से ही स्वर्ग आत्मा क्षेत्र में है, जबकि मैं आकाश आत्मा क्षेत्र में रेंग रहा था। मिया ने ऐसे पूछा मानो उसके साथ धोखाधड़ी हुई हो, और वास्तव में उसके साथ धोखाधड़ी हुई हो। आपके विपरीत, वह वर्तमान में इस दुनिया की फीनिक्स भावना से जुड़ी हुई है और इसकी वजह से उसकी खेती को बढ़ावा मिला है। काई ने एम्बर को एक छोटा सा धनुष देने से पहले उत्तर दिया। महामहिम, मेरा नाम काई है और यह मेरी साथी मिया है, और हम एक छिपे हुए समाज से हैं जिसे एफबीसीआई के नाम से जाना जाता है। इसका पूर्ण रूप फेडरल ब्यूरो ऑफ कल्टीवेटर्स इन्वेस्टिगेशन है, और जिन लोगों को मेरे साथी ने अभी मारा है वे एक बहुत बड़े अपराधी का हिस्सा थे। सिंडिकेट को सीआईए के रूप में जाना जाता है, कार्रवाई में रुचि रखने वाले किसान। हमारे संगठन के सदस्य सीआईए की खोज करने और उन्हें नष्ट करने के लिए पूरे ग्रह में फैले हुए हैं, क्योंकि वे पूरी दुनिया पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। अचानक गायब होने से पहले वे पश्चिमी महाद्वीप पर थे। हमारी जांच से हमें एक पोर्टल मिला जो हमें वहां से यहां तक टेलीपोर्ट करता था, लेकिन हमें पता चला कि वे लोग अपनी योजना में लापरवाह थे, जैसे कि वे पूरी तरह से बदल गए हों। इस तरह हमने उन्हें यहां तक ट्रैक किया और उन्हें मार डाला, काई ने कहा। जैसे ही मैरिल का चेहरा विचारशील भाव में बदल गया, उसने कुछ लोगों को बुलाया और आध्यात्मिक संदेशों का उपयोग करके उनके साथ चीज़ों पर चर्चा करना शुरू कर दिया, जबकि मिया अपने भावों पर नियंत्रण रखने और तटस्थ चेहरा बनाए रखने की भरपूर कोशिश कर रही थी। लेकिन काई के शब्दों ने उसे इतना भ्रमित कर दिया था कि उसके लिए अपने भावों को नियंत्रित करना लगभग असंभव हो गया था। एफबीसीआई और सीआईए, आखिर वे क्या हैं? मिया इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने काई से पूछा। ये कुछ ऐसा है जो मुझे दूसरे ब्रह्मांड पर नज़र डालने के बाद पता चला। मूल नाम संघीय जांच ब्यूरो के लिए एफबीआई और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के लिए सीआईए थे। मैंने बस इसे थोड़ा सा बदल दिया और वोइला, हम उन्हें बेवकूफ़ बनाने में कामयाब रहे, काई ने उत्तर दिया।
जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, उन क्लोनों को काई द्वारा बनाया गया था ताकि वह और मिया ये जांच कर सकें कि दक्षिणी महाद्वीप पश्चिमी महाद्वीप के साथ क्या चाहता है, जबकि मैरियल को उसकी यादें वापस लाने में मदद करने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे ये स्पष्ट करने दीजिए, आप लोग एक छिपे हुए समाज के लिए काम करते हैं जो गुप्त रूप से उन लोगों की तरह दुष्ट कृषकों को मारने का काम करता है जिन्हें आपने अभी मारा है। मैरियल ने अचानक मिया की ओर इशारा करते हुए पूछा, जिसने सिर्फ सिर हिलाया। ठीक है, ये समझ में आता है और मुझे स्वीकार करना होगा कि आपके समाज ने इतने वर्षों तक हमारे रडा के नीचे रहकर अच्छा किया है, मारियल ने प्रभावित भाव से कहा, जिससे काई अंदर से घबरा गई। आप बहुत विनम्र हैं महामहिम, काई ने मिया को आध्यात्मिक संदेश भेजते हुए एक निहत्थी नकली मुस्कान के साथ कहा। वह बहुत आसान था, वे कुछ योजना बना रहे हैं, हमें पहले ये पता लगाना होगा कि वह क्या है। खैर, हमें कुछ नहीं हो सकता तो चिंता की क्या बात है, उसने कहा और मिया लगभग भयभीत लग रही थी, लेकिन ये सुनने के बाद उसने थोड़ा सिर हिलाया। कुछ लोग कह सकते हैं कि काई बहुत घमंडी और अज्ञानी थी, लेकिन वास्तव में काई को खुद पर यही भरोसा था। कृपया आएं और हमारे महल में या जो कुछ बचा है उसमें हमारे साथ रहें। लेकिन सावधान रहें, अगर आप कुछ भी हास्यास्पद या संदिग्ध करने की कोशिश करेंगे तो मान लीजिए कि जब हम क्रोधित होंगे तो आप निश्चित रूप से हमें पसंद नहीं करेंगे, मारियल ने मुस्कुराते हुए कहा, जिससे बाकी सभी की पीठ पर ठंडक दिखने लगी। लेकिन काई ने कहने के लिए अपना मुंह खोलने से पहले उसे एक बुरी मुस्कान दी। मैं देखना चाहूंगा कि अगर हम अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेंगे तो क्या होगा, उसने अपनी आंखों में खतरनाक चमक के साथ कहा और जगह पूरी तरह से खामोश हो गई। आप एक दिलचस्प व्यक्ति हैं, मैरियल हंसी और अपने आधे जले हुए महल में प्रवेश कर गई। आप उसे क्यों बुला रहे हैं महामहिम, क्या वह राजकुमारी नहीं है? क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। स्पष्ट रूप से नहीं, मैंने कुछ लोगों की यादें खोजीं और ऐसा लग रहा है जैसे 1 साल पहले ही उन्हें रानी का ताज पहनाया गया था। उसके माता पिता राजा और रानी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए और चूंकि वह उनकी एकमात्र संतान थी इसलिए वह रानी बन गई। लेकिन इससे पहले भी वह एक अत्याचारी थी और उस निष्प्राण सेना को नियंत्रित करती थी जिसमें बड़े जिन नाम का कोई व्यक्ति शामिल था जो स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के तीसरे चरण में था जब मैं उससे अतीत में मिला था। काई ने मिया को समझाया। जब वे शाही महल में चले गए, गार्ड उनके दोनों तरफ खड़े थे। महल के अंदर का अधिकांश भाग लाल या नारंगी रंग से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे इस ग्रह पर खेती करने वाले व्यावहारिक रूप से 5 मौलिक आत्माओं की पूजा करते हैं। हम 1 घंटे बाद खाना खाएंगे, तब तक आप हमारे गेस्ट रूम में नहा धोकर आराम कर सकते हैं, मैरियल ने कहा जब वे एक कमरे के सामने आए जो एक खाली दालान में स्थित था। काई और मिया ने कमरे में प्रवेश किया और मैरियल और उसके गार्डों की टुकड़ी दालान से बाहर चली गई। उसके बाद काई ने जो पहला काम किया वह एक ध्वनिरोधी अवरोधक बनाना था ताकि कोई भी उन्हें सुन न सके। मैं सोच रहा हूं कि वे हमारे भोजन में जहर मिला देंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यह मुझ पर काम नहीं करेगा। जहां तक आपकी बात है, आपकी स्थायी बर्फ को जहर के प्रभाव को छोड़ देना चाहिए, उसने अपने शरीर को फैलाते हुए कहा। मैं नहाने जा रहा हूं, उसने थोड़ी देर बाद कहा और बाथरूम में चला गया। जब वह लौटा तो उसने देखा कि मिया अपने कपड़ों पर हाथ रखकर बिस्तर पर बैठी है। उसने जल्दी से अपना अंडरवियर उतार दिया और काई को चकित दृष्टि से देखा। तुम्हारे साथ सेक्स किए हुए काफी समय हो गया है, अब तुम क्या कहती हो? उसने अपने हाथ से अपने स्तनों को ऊपर उठाते हुए उससे पूछा। ठीक है, चलो इसे धीरे से लेते हैं, काई ने टेढ़ी मेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा और तेजी से बिस्तर की ओर बढ़ गई। वह मिया के पीछे आया और धीरे से उसके स्तनों को पकड़ लिया जो उसकी ब्रा से बंधे थे। उसने धीरे धीरे उन्हें छुआ, अपनी उंगलियों से निपल्स का पता लगाया। जब काई ने धीरे धीरे उन्हें अपने हाथों से पकड़ा तो मिया कराह उठी। उसने उसकी ब्रा का हुक खोल दिया और पट्टियों को उसके कंधे से नीचे गिरा दिया। फिर काई ने उसके नंगे स्तनों को जोर से दबाने से पहले अपने हाथों से पकड़ लिया। मिया के पूरे शरीर में आनंद की अपार लहरें फैल गईं और उसकी चूत से तरल पदार्थ बाहर निकलने लगा। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। काई ने उसके स्तनों को बुरी तरह से टटोला, कभी कभी निपल्स को भींच दिया। फिर उसने धीरे से उसके शरीर को अपनी ओर घुमाया और उसके स्तनों को चूसना शुरू कर दिया। आहे, वह काई द्वारा अपने स्तनों को चूसने की अनुभूति से कराह उठी और उसने अपना पूरा शरीर उसके हवाले कर दिया। वह चुंबनों का सिलसिला पीछे छोड़ते हुए नीचे की ओर यात्रा करने लगा। उसने उसके स्तनों के नीचे उसके सपाट पेट को चूमा और आखिरकार वह उसकी चूत के सामने पहुंच गया जो गीली पैंटी से ढकी हुई थी। काई ने अपनी पैंटी उतार दी और मिया ने अपने पैर फैला दिए ताकि काई बेहतर दृश्य देख सके। उसने अपनी जीभ से उसकी चूत की रूपरेखा का पता लगाया और उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसने अपनी फिसलन भरी जीभ उसकी गुफा में डाल दी और उसकी भीतरी दीवारों का स्वाद चखने लगा। जैसे ही मिया अपने चरम पर पहुंचने वाली थी, काई ने अचानक उसके भक्षेप को चाटा जिससे उसका वीर्य सीधे काई के मुंह में चला गया। वापस अंदर जाने से पहले उसने उसकी हर एक बूंद को चूस लिया।
कुछ मिनट तक उसकी चूत का स्वाद लेने के बाद जब मियाँ थोड़ा हौंफने लगी तो वह पीछे हट गया। ऐसा लग रहा था जैसे नश्वर शरीर में होने के कारण उसकी सहनशक्ति कम हो गई थी, क्योंकि पिछली मियाँ 1 या 2 महीने बीत जाने तक हौंफना शुरू नहीं करती थी। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी सांसें संभाल पाती, काई चुंबन के लिए आगे बढ़ी। उसने उसकी जीभ को अपनी जीभ के चारों ओर घुमाया, क्योंकि उसके हाथ ने एक बार फिर उसकी बिल्ली को उत्तेजित करना शुरू कर दिया। मियाँ के हाथ उसकी छड़ी तक पहुंचे जो अभी भी उसके कपड़ों से ढकी हुई थी। लेकिन जैसे ही उसे उसका स्पर्श महसूस हुआ, वह पीछे हट गया और 2 सेकंड में अपने कपड़े जमीन पर गिरा दिए। फिर मियाँ ने उसके डिक को पकड़ लिया और अपनी उंगलियों से उसे धीरे से सहलाया। फिर उसने अपनी जीभ का उपयोग उसके सिरे को छूने के लिए किया और उसके लिंग पर कुछ लार गिरा दी। फिर उसने एक त्वरित गति में निगलने से पहले उसके पूरे लंड को जड़ से सिरे तक चाटा। जहां तक काई की बात है, जब उसकी जीभ उसकी छड़ी को चाट रही थी तो मियाँ के गर्म मुंह से घिरे उसके डिक का एहसास स्वर्गीय था। उन्होंने दोहरी खेती सिर्फ इसलिए नहीं की क्योंकि वह अपनी खेती को बढ़ाना चाहते थे, या कभी कभी वह दोहरे कृषक थे क्योंकि उन्हें वास्तव में ये पसंद था। जैसे ही काई ने अपना लंड मियाँ के मुंह में घुसाना शुरू किया, उसने उसे झटका दिया। जैसे ही काई का लंड गायब हुआ और तेजी से फिर से प्रकट हुआ, उसके मुंह से लार टपकने लगी। कुछ मिनटों के बाद काई की छड़ी अचानक और अधिक सख्त हो गई, क्योंकि उसने अपनी यांग क्यूई को मियाँ के मुंह के अंदर छोड़ दिया। पिछली बार जब उन्होंने खेती की थी, उसके विपरीत मियाँ ने अपनी यांग क्यूई की हर आखिरी बूंद को सफलतापूर्वक निगल लिया। फिर उसने धीरे से उसे नीचे धकेल दिया और अपनी अत्यंत कठोर छड़ी को पकड़ लिया। वह धीरे धीरे उसकी गुफा में तब तक दाखिल हुआ जब तक कि उसने उसके अंत को नहीं छू लिया। मियाँ का चेहरा एक आनंदमय भाव में बदल गया। फिर उसने उसे अविश्वसनीय ताकत से धकेलना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पूरे शरीर में बिजली की धाराएं दौड़ गईं। जैसे ही उसकी दीवारें उसकी छड़ी से कसकर चिपक गईं, उसने अविश्वसनीय ताकत से उस पर हथौड़ा मारा। मियाँ की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह एक बार फिर चरमोत्कर्ष पर पहुंचते ही जोर से कराह उठी। ओह, वह पैंट अच्छा था, मियाँ ने गहरी सांसों के बीच कहा जब काई बिस्तर पर उसके बगल में लेटी हुई थी। लेकिन वह तो बस शुरुआत थी। काई के डिक के ऊपर अपना शरीर उठाने से पहले उसने फिर से प्रसन्न स्वर में कहा। जैसे ही उसने धीरे धीरे खुद को उसके डिक के ऊपर से नीचे करना शुरू किया, उसके हाथ उसकी गीली चूत पर चले गए। उसने उसे अपने फिसलन भरे प्रवेश द्वार के अंदर निर्देशित किया और जब भी वह किसी अच्छी जगह पर टकराया तो वह कराहने लगी। जब काई की छड़ी को मियाँ की गुफा ने पूरी तरह से निगल लिया तो वह उसे देखकर मुस्कुराए। काई को अचानक अपने लिंग के आसपास एक अजीब सा एहसास हुआ, एक अजीब सा ठंडा एहसास। अचानक उसकी गुफा जमने लगी और काई के डिक को पूरी तरह से बर्फ में फंसा लिया। हालांकि ये काफ़ी आनंददायक और आरामदायक था। ठीक है, यह अच्छा लगता है, लेकिन अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, काई ने मियाँ को अपने लंड से उतारते हुए कहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी पीठ को फिर से नीचे करना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार कुछ अलग था, क्योंकि जैसे ही उसके लिंग का सिर उसकी गुफा में घुसा तो मियाँ कराह उठी। काई का डिक ड्रैगन की आग की तरह बेहद गर्म था। फिर उसने उसे उसकी गुफा के अंदर धकेल दिया और अपने जलते हुए लंड से उसकी बर्फ जैसी ठंडी दीवारों को तोड़ दिया। देखते हैं कौन जीतता है, मेरा सिजलिंग ड्रैगन या आपकी शून्य से नीचे की गुफाएं, काई ने मुस्कुराते हुए कहा और उसने मियाँ को अपनी छाती के ऊपर खींच लिया और उसके पैरों को अलग कर दिया। फिर उसने उस स्थिति में उस पर जोर देना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके स्तन उसकी छाती से ऊपर और नीचे फिसल रहे थे, निपल्स उसकी त्वचा के नीचे आ रहे थे। जैसे ही उसने उसे धकेलना जारी रखा, उसकी उत्तेजना का रस उसके लंड के चारों ओर टपकने लगा। मांस से मांस के टकराने की आवाज़ें, मियाँ की कराहें और बिस्तर के कांपने की आवाज़ें सेक्स की गंध के साथ मिलकर पूरे कमरे में गूंज रही थीं। काई ने उसे पहले से भी अधिक जोर से दबाया, क्योंकि वह उसके अंदर अपनी आंख क्यूई छोड़ने वाला था। मियाँ भी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचते ही जोर से कराह उठी और उसकी चूत से यिन क्यूई फूट पड़ी। काई ने भी अपनी यांग क्यूई को उसके डिक से गर्म वीर्य की पिचकारी के रूप में उसके अंदर छोड़ा। उसे भरने के बाद उसने अपना लंड निकाला, जो 2 अलग अलग प्रकार के रस से गीला हो रहा था। धीरे धीरे धीमी होने से पहले उसकी चूत से दोनों रसों का मिश्रण निकलता रहा। उसने जल्दी से यांग क्यूई की खेती की और स्वर्ग आत्मा क्षेत्र के 5वें चरण में पहुंच गई। कृपया 10 मिनट में बाहर आएं, क्योंकि रात का खाना तैयार है, एक गार्ड बाहर से चिल्लाया और मियाँ ने निराश भाव व्यक्त किया। हम बाद में खेती करेंगे, इसलिए ज़्यादा उदास न हो। काई हंसी और उसका चेहरा खिल उठा। काई के डिक तक पहुंचने के लिए वह घुटनों के बल बैठ गई और उसने धीरे धीरे खुद को नीचे कर लिया। उसने अपनी जीभ से उसे तब तक चाटा जब तक वह पूरी तरह साफ नहीं हो गया। वह अनुमोदनात्मक भाव के साथ पीछे हटी और अपने कपड़े पहने जैसे काई ने अपने कपड़े पहने थे। ठीक है, चलो चलते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जो निश्चित रूप से जहरीला होगा, काई ने प्रसन्न स्वर में कहा। इससे पहले कि वह और मियाँ दरवाज़ा खोलते और बाहर चले जाते, कमरे को वैसे ही छोड़ देते।
सेक्स की गंध और बिस्तर पर गड्ढा बनने वाले रस के मिश्रण की गंध अभी भी वहीं बनी हुई थी, क्योंकि काई ने किसी और के कमरे की सफाई करने की जहमत नहीं उठाई। जब नौकर यहाँ कमरे की सफाई करने आएंगे तो हैरान रह जाएंगे। तारांकन तारांकन, मुझे कहना होगा, मेरे पहले R18 अध्याय की तुलना में इसने काफ़ी प्रभाव छोड़ा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इसे पढ़ते समय कंबल का उपयोग करें या कौन जानता है कि क्या होगा। वैसे भी आशा है कि आप अध्याय का आनंद लेंगे। फिर मिलेंगे। पूरा शाही परिवार डाइनिंग हॉल में इकट्ठा हुआ था, जहां एक विशाल डाइनिंग टेबल लगी थी जिसमें 20 कुर्सियां थीं, जिनमें से 18 पर लोग बैठे थे। मैरियल मेज के सिरहाने बैठी थी और एक परिचित व्यक्ति उसके पीछे खड़ा था। ये कोई और नहीं बल्कि बड़ा जिन था। जब जिन ने काई को मेज की ओर बढ़ते देखा तो वह अचानक स्तब्ध रह गया। क्या गलत है, जिन? मैरियल ने उसकी अचानक प्रतिक्रिया पर भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैं उनके साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ तक कि जब मैं CIA की जांच कर रहा था तो उन्होंने एक बार मुझे लात भी मारी थी। जिन के सामने आने से पहले काई ने दुर्भावनापूर्ण मुस्कान के साथ कहा। उसने पूरी ताकत से उसके पेट में मुक्का मारा और दीवार से टकराते ही जिन गुड़िया की तरह वापस उड़ गया। जिन का शरीर जमीन पर गिर गया और वह बेहोश हो गए। आपने ऐसा क्यों किया? जैसे ही गार्ड काई के पास पहुंचे, मारियल चिल्लाया। आराम करो, वह अभी बेहोश है, मैं उसे जगाऊंगा, काई ने जम्हाई लेते हुए कहा और अपनी उंगलियां चटका लीं। जिन की आंखें खुल गईं और वह अपने कपड़ों से धूल झाड़ते हुए उठ खड़ा हुआ। फिर उसने काई को घूर कर देखा। उसके उदाहरण का अनुसरण करने वाले अन्य लोग भी उसे घूरने लगे। स्कोर तय हो गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा और 2 खाली सीटों में से एक सीट ले ली। मियाँ भी आगे बढ़ी और उसके बगल वाली कुर्सी ले ली। मेज स्वादिष्ट भोजन से भरी हुई थी और काई ने अपने लिए कुछ आध्यात्मिक मांस उठाया। यह मांस आध्यात्मिक जानवरों का था और इससे आपकी खेती में थोड़ी वृद्धि हुई। वह उसे बड़े चाव से खाता है, जबकि मियाँ अपने लिए कुछ आइसक्रीम उठाती है, जबकि मैरियल उन्हें देखकर मुस्कुराती है। उसने मेज पर मौजूद प्रत्येक वस्तु में जहर मिला दिया था और वहां मौजूद शाही परिवार के प्रत्येक सदस्य ने खाना खाने से पहले विष दवा ले ली थी। वह अब काई और मियाँ के लकवाग्रस्त होने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसने जिस जहर का इस्तेमाल किया था उसने उनकी गर्दन के नीचे उनके शरीर के हर हिस्से को सुन्न कर दिया था। लेकिन कुछ नहीं हुआ और काई और मियाँ ने जी भरकर खाना खाया। उसके बाद काई के अपनी उंगलियां चटकाने से पहले वे दोनों खड़े हो गए और महल के अंदर मौजूद सभी लोगों को बाहर भेज दिया गया। ये हमारे भोजन में जहर मिलाने के लिए है, उसने मुस्कुराहट के साथ कहा और काली लौ का एक गोला बनाया। उसने उसे महल में फेंक दिया और वह जलकर नष्ट हो गया। जब शाही महल जल गया तो हर जगह हौंफने की आवाज़ें सुनाई दीं और लोग काई और मियाँ को घूरते रहे। पबफ्यूचर द्वारा विज्ञापन। आपने वास्तव में सोचा था कि मैं उस जहर के बारे में पता नहीं लगा पाऊंगा, और इसके अलावा इस ग्रह पर मेरा स्वागत करने के लिए मैं आप लोगों का आभारी हूं, काई ने कहा जब वह मारियल के पीछे दिखाई दिया। उसने उसके माथे को छुआ और वह बेहोश हो गई। फिर उसने मियाँ के पास खड़े होने के लिए टेलीपोर्ट किया। मैं तुम्हें मार डालूंगा। जब एल्डर जिन ने काई को मारियल को पकड़े हुए देखा तो वह गुस्से में आ गया और उसने और अन्य लोगों ने उस पर हमला कर दिया। लेकिन काई ने उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा और अपनी उंगलियां चटका लीं। वहां मौजूद हर एक शख्स अपनी जगह पर ठिठक गया। इसके बाद उन्होंने मियाँ, मारियल और खुद को टेलीपोर्ट कर अंतरिक्ष द्वार पर वापस भेज दिया, जबकि दक्षिणी महाद्वीप के लोग शांत हो गए। एल्डर जिन को याद आया कि काई और अन्य लोग पश्चिमी महाद्वीप से आए थे और वह अपने पीछे अन्य शाही रक्षकों के साथ पोर्टल की ओर उड़ गए। लेकिन वे उन तीनों को पकड़ने में सक्षम नहीं होंगे क्योंकि वे पहले से ही अंतरिक्ष द्वार पर थे। आप उसके साथ क्या करने जा रहे हैं? मियाँ ने घूमते हुए काले भ्रष्ट अंतरिक्ष द्वार को देखते हुए पूछा। मुझे उस पर ट्रू माइंड गोली का उपयोग करना होगा ताकि वह अपनी यादें वापस पा सके, लेकिन पिछली बार जब मैंने इसे बनाया था तो मैं 4 महीने के लिए बेहोश हो गया था। मुझे एक और गोली बनाने में सक्षम होने में पूरे 8 महीने लगेंगे। काई ने आह भरी। उसे अचानक किस्मत को खा जाने वाली सील की याद आई जो मियाँ की यादों को सील कर रही थी। फिर उसने मैरियल के माथे को छुआ और ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसकी यादें एक अलग सील से अवरुद्ध थीं। 1 सप्ताह की सील। यह एक सील है जिसे तोड़ा जा सकता है यदि कोई व्यक्ति 1 सप्ताह तक खेती नहीं करता है, उसने कहा और मियाँ की ओर देखकर मुस्कुराया, जो उसका मतलब समझ गई थी। उन्हें केवल 1 सप्ताह के लिए मारियल को सुलाना था और उसकी यादें वापस आ जातीं। इसके बाद वे अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश कर गए। काले जीव ने एक बार फिर उन पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन वह एक बार फिर काई से हार गया। तीनों पश्चिमी महाद्वीप पर उतरे और काई वापस संप्रदाय में टेलीपोर्ट हो गया। मैं कुछ दिनों बाद वापस आऊंगा। अंतरिक्ष द्वार पर वापस टेलीपोर्ट होने से पहले काई ने अचानक मियाँ से कहा और उसे भ्रमित अभिव्यक्ति के साथ पीछे छोड़ दिया। फिर उसे याद आया कि काई ने कहा था कि वह उनकी वापसी के बाद अंतरिक्ष द्वार को नष्ट कर देगा। उसने बस एक आह भरी और बेहोश मारियल को अपने घर ले गई। जबकि काई अंतरिक्ष द्वार के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप पर प्रकट हुआ।
उसने अपनी ओर आ रही विशाल सेना को देखा। एल्डर जिन सेना का नेतृत्व कर रहे थे और उनके पास एक उच्च स्तरीय दिव्य श्रेणी की तलवार थी। सेना में केवल जिनके वफादार अनुयायी शामिल थे। आप यहाँ अकेले आने में बहुत बहादुर हैं। हम पहले आपको मार डालेंगे और फिर पश्चिमी महाद्वीप पर हमला करेंगे। जिन ने बुरी मुस्कान के साथ कहा क्योंकि उसे लगा कि काई मूर्ख है। मैं आप सभी को अपनी उंगलियों के झटके से मार सकता हूं, लेकिन चूंकि आपने मारियल को इतना प्रभावित किया है, आप सभी उस चीज के हाथों मरेंगे जिसकी आप पूजा करते हैं। जिन के हौंफने पर काई ने ठंडे स्वर में कहा। उसे पता चला था कि जिन और उसके अनुयायियों के छोटे समूह ने ही पिछले राजा और रानी की हत्या की थी। जब वर्मिलियन पक्षी ने मारियल को चुना तो दक्षिणी महाद्वीप के पूर्वज की मृत्यु हो गई। उसके बाद शाही परिवार थोड़ा कमजोर हो गया और जिन ने उसी क्षण प्रहार किया। उसने मैरिल को काय और मिया के भोजन में जहर देने के लिए मजबूर करने सहित कई काम करने के लिए प्रभावित किया। इस वजह से काय जिन और उनके अनुयायियों पर क्रोधित था। उसने सेरा को बुलाया और उसे अपने पंख खुलकर खोलने दिए। जिन और उनके अनुयायियों ने जब देखा कि काई के पास वर्मिलियन पक्षी है तो वे जोर जोर से हौंफने लगे। उसने अपनी काली तलवार निकाली और उससे सेरा को छुआ। वह तलवार से पूरी तरह निगल गई और तलवार गर्म नारंगी लपटों से जलने लगी। काई ने तलवार को एक क्षैतिज चाप में घुमाया और उससे आग की लपटें निकलने लगीं। आग की लपटें एक घेरे में नाचने लगीं और उन्होंने किसानों के निकटतम समूह को अपनी चपेट में ले लिया। जैसे ही सेना पीछे की ओर बढ़ने लगी, वे जिंदा जल गए। लेकिन काई ने उन्हें दूर नहीं जाने दिया और सेरा को तलवार से मुक्त कर दिया। वह अपने चमकीले नारंगी पंखों के साथ बाहर निकली और लौ उसके शरीर के चारों ओर नृत्य कर रही थी। वह अपने पंख फैलाकर आगे की ओर लपकी। पंखों का स्पर्श होते ही किसान राख में तब्दील हो गए। जैसे ही सेरा ने युद्ध घोष जारी किया, आग से बने बवंडर उभर आए। भयभीत कृषक अपना सिर झुकाकर चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे। सेरा और काई ने अचानक सब कुछ बंद कर दिया क्योंकि उनकी आंखें चमकने लगीं। नीली लपटों ने सेरा के शरीर को घेर लिया और काई की सामान्य काली लपटों ने उसके हाथों को घेर लिया। उन्होंने शत्रुओं पर आग की लपटें फेंकी और उनकी लपटों से बनी विशाल दीवारों ने उनके शत्रुओं को घेर लिया। आग की लपटें अपने आप बंद होने लगीं और अंदर मौजूद किसान जलकर मर गए। हालांकि उसने जिनको सामने की दीवारों से भागने दिया और उसने अपने अनुयायियों को जलते हुए देखा। उसने अपना दिमाग खो दिया और काई पर हमला कर दिया। काई ने तलवार के हमले को अपनी तलवार से रोक दिया और जिन की तलवार टूट गई। वह ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि एक दिव्य श्रेणी का खजाना इतनी आसानी से टूट गया। काई ने अपनी उंगली हिलाई और जिन के चेहरे पर एक कर दिखाई दिया। लिंगची, जिसे 1000 घावों से मौत के रूप में भी जाना जाता है। ये फांसी देने का एक खूनी तरीका है जहां व्यक्ति को उसके शरीर पर कई घावों के कारण मार दिया जाता है। यह मरने का एक दर्दनाक तरीका है और आप इसे प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करेंगे। अंतर केवल इतना है कि मैं तुम्हें 10,000 बार काटूंगा, उसने भ्रमित दिखने वाले जिन से कहा और जिन पर अपनी उंगली घुमाई। उसके शरीर पर कई घाव दिखाई देने लगे और जिन दर्द से चिल्लाने लगा। अगले आधे घंटे तक जिन चिल्लाता रहा और अंततः उसके शरीर पर हजारों घाव दिखने के बाद उसकी मौत हो गई। काई ने अपनी उंगलियां तोड़ दी और अवशेष गायब हो गए। भ्रष्ट अंतरिक्ष द्वार को देखने से पहले उन्होंने सेरा को आउट कर दिया। उसने अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश किया और उस काले प्राणी को घूर कर देखा जो उसे घूर रहा था। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और अंतरिक्ष द्वार का प्रत्येक निकास अपने आप बंद हो गया। आप मुझे शाही आत्मा के दायरे में प्रवेश करने में मदद करेंगे, काई ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बढ़ गई। काई ने आगे छलांग लगाई और प्राणी का गला पकड़ लिया। इसने खुद को उसकी पकड़ से मुक्त करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन यह एक व्यर्थ प्रयास था। काई ने प्राणी को अंतरिक्ष द्वार की जमीन पर पटक दिया और उसे बेहोश कर दिया। फिर वह साधना मुद्रा में बैठ गए और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने अंतरिक्ष द्वार के अंदर मौजूद ऊर्जा को चूसना शुरू किया, अंतरिक्ष द्वार के अंदर की हवा काली पड़ने लगी। आत्माओं में बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है जिसका उपयोग कई सफलताएं हासिल करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि यदि आप इस ऊर्जा को पूरी तरह से अवशोषित नहीं करते हैं तो इसके कारण आप में विस्फोट हो सकता है। लेकिन काई जानता था कि इसे आसानी से कैसे आत्मसात किया जाए और वह यही कर रहा था। इन आत्माओं की मदद से वह शाही आत्मा क्षेत्र में आगे बढ़ने में सक्षम होगा। उसके चारों ओर मौजूद अंधेरा उसके शरीर में घुसने लगा। उसने अचानक अपनी आंखें खोली और उनमें चमक आने लगी। प्रकाश की शुद्ध गेंदें अंतरिक्ष द्वार के अंदर चली गईं और काई के शरीर में प्रवेश कर गईं। जैसे ही अंतरिक्ष द्वार के अंदर का अंधेरा गायब होने लगा, उसने उन्हें एक एक करके भस्म कर दिया। प्राणी अंततः जाग गया और दर्द से कराह उठा क्योंकि उसकी ऊर्जा खत्म होने लगी थी, क्योंकि काई उन आत्माओं को अवशोषित कर रहा था जिन्होंने प्राणी को बनाया था। अंतरिक्ष द्वार एक पारदर्शी स्थान बन गया जहां एक तरफ दक्षिणी महाद्वीप दिखाई दे रहा था जबकि दूसरी तरफ पश्चिमी महाद्वीप पर जंगल दिखाई दे रहा था। प्राणी अब लगभग आधा मर चुका था क्योंकि उसका शरीर लुप्त हो रहा था।
जीव के काई के शरीर में प्रवेश करने से पहले काई ने उसके शरीर को घूर कर देखा। काई के शरीर से बैंगनी रंग की चमक निकलने लगी क्योंकि आत्माओं की आध्यात्मिक ऊर्जा ने उसे शाही आत्मा के दायरे में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया। जैसे ही अंतरिक्ष द्वार में दरारें दिखाई देने लगी, वह धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा। जैसे ही वह शाही आत्मा क्षेत्र के प्रथम चरण में आगे बढ़ा, ऊर्जा की एक विशाल लहर जारी हुई। गायब होने से पहले कुछ किलोमीटर तक ऊर्जा की लहरें चलने से अंतरिक्ष द्वार दोनों तरफ से टूट गया। चून की काई ने दक्षिणी महाद्वीप के माध्यम से अंतरिक्ष द्वार में प्रवेश किया, वह पश्चिमी महाद्वीप पर समाप्त हो गया। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई तो देखा कि 2 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ राख हो गया था। संप्रदाय में वापस जाने से पहले उसने अपने शरीर को थोड़ा फैलाया, जहां एक नया नाटक उसका इंतजार कर रहा था। तारांकन तारांकन। जैसे ही काई गायब हो गई, मिया को बेहोश मारियल को अपने घर वापस खींचना पड़ा, जो मुश्किल था। पबफ्यूचा द्वारा विज्ञापन। अपने घर के आधे रास्ते तक पहुंचने के बाद उसने मारियल को घसीटना छोड़ दिया और बर्फ से बनी एक खाट मंगवाई। उसने मैरियल को अपने ऊपर फेंक दिया और खाट हिलने लगी। जैसे ही मारियल की आंखें खुली, बर्फ अचानक से गर्म होने लगी। उसने कुछ नहीं कहा और आग के गर्म गोले से मिया पर हमला कर दिया। मिया ने बस आह भरी और आग के गोले पर बर्फ की एक कील फेंकी। मारियल को बहुत झटका लगा। आग का गोला बर्फ के कारण जम गया और जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। अविघटित बर्फ, मिया ने कंधे उचकाते हुए कहा और उसने मैरियल की गर्दन पर वार किया और इस तरह वह बेहोश हो गई। अगली बार जब मैरियल उठी तो वह बिस्तर से बंधी हुई थी और बर्फ से बनी जंजीरें उसके शरीर को बांध रही थीं। उसने अपनी लपटों से उन्हें नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। दक्षिणी महाद्वीप में कोई भी उसकी लपटों का सामना करने में सक्षम नहीं था। चाहे अग्नि हो, जल हो, पृथ्वी हो या किसी अन्य प्रकार का आक्रमण हो, उसकी लपटें हमेशा उन पर हावी रहीं। लेकिन अब उसकी लपटें उस बर्फ की सतह को भी नहीं खरोंच रही थी जो उसे बांध रही थी। ओह, तुम जाग रहे हो, मिया ने बाथरूम से बाहर आते हुए कहा। उसके बर्फ के रंग के बाल अभी भी गीले थे और उसके दाहिने कंधे पर लटक रहे थे जब वह मैरियल को मनोरंजन से देख रही थी। मैं कहाँ हूँ और तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैरियल ने कर्कश आवाज में पूछा, क्योंकि उसे लगा कि मिया उसे जवाब नहीं देगी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मिया ने उसे जवाब दिया। आप पश्चिमी महाद्वीप पर हैं और यह घर ब्लू मून संप्रदाय के मुख्य न्यायालय का एक हिस्सा है। आप पहले से ही मेरा नाम जानते हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता कि आपको मेरे बारे में और कुछ जानने की जरूरत है। इसके अलावा आपकी आग का कारण मेरी बर्फ को पिघलाने में सक्षम नहीं होने का मतलब यह है कि इस बर्फ को जलाया नहीं जा सकता है। काय और शायद कुछ अन्य लोगों को छोड़कर इसे कुछ भी नहीं जला या तोड़ सकता है। मिया ने हवा में उड़ते हुए कहा। ओह, और वह कहाँ है? मैरियल ने कमरे के चारों ओर नज़र दौड़ाते हुए कहा। उसका मानना था कि मिया और काय उसके साथ बलात्कार करने वाले थे या कुछ और, लेकिन ये सच नहीं था। वह इस समय उस अंतरिक्ष द्वार को नष्ट कर रहा है और कौन जानता है कि उसे ऐसा करने में कितना समय लगेगा। तब तक आप मेरे साथ फंस गए हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपना मुंह बंद रखें या मैं इसे भी बांध दूंगा। मिया ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया, जैसे कि उसने जो कहा वह धमकी न होकर सिर्फ दोस्ताना बातचीत थी। मैरियल ने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। अचानक कमरे का तापमान बढ़ने लगा और एक गगनभेदी चीख सुनाई दी। मारियल के शरीर से एक शानदार लाल फीनिक्स निकला और अपने पंख फैलाने से पहले उसने मिया को दुर्भावना से देखा। सेरा, कृपया इस आत्मा का ख्याल रखें, मिया ने जोर से कहा, जैसे एक कर्कश आवाज सुनाई दी। 1 मिनट बाद सेरा अपने फीनिक्स रूप में दिखाई दी और विपरीत फीनिक्स को घूर कर देखा। मैरियल और उसकी फीनिक्स दोनों सदमे में थे जब उन्होंने मिया को एक और फीनिक्स को बुलाते देखा। चहचहाहट चहचहाहट चहचहाहट। अनुवाद, आप आत्माओं के नियमों का उल्लंघन क्यों कर रहे हैं? मुझे नहीं पता कि फीनिक्स कैसे बोलता है, इसलिए मैंने सिर्फ चिरप लिखा। क्योंकि मैं आत्मा की दुनिया से बंधी हुई आत्मा नहीं हूँ, सेरा ने उत्तर दिया तो दूसरे फीनिक्स की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने हल्के से अपना सिर हिलाने से पहले 1 मिनट तक सेरा की आंखों में देखा। चहकना। अनुवाद, हाँ, आप सही हैं, मैं आप पर आत्मा की दुनिया के निशान को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ, फीनिक्स ने उत्तर दिया। प्रत्येक आत्मा आत्मा की दुनिया से बंधी हुई थी और उस पर एक निशान था जो उन्हें उस स्थान से जोड़ता था। लेकिन चून की 5 आत्माएं काई की साझेदार थीं, इसलिए उसने उन पर से निशान हटा दिया। क्या आप उसकी ऊर्जा को महसूस नहीं कर पा रहे हैं? सेरा ने अचानक पूछा और उसने मारियल की ओर इशारा किया जो अग्नि आत्माओं का शासक माना जाता था। कौन सी ऊर्जा? फीनिक्स ने सामान्य भाषा में बात करने का निर्णय लिया क्योंकि वह चहचहाने से थक गया था। शुद्ध अग्नि ऊर्जा जो उसकी रगों में दौड़ती है, सेरा ने क्षण भर के लिए भ्रमित होकर उत्तर दिया। प्रत्येक आत्मा शासकों की ऊर्जा को महसूस कर सकती है, लेकिन यहाँ एक अग्नि आत्मा के शासक की ऊर्जा को महसूस नहीं कर रही थी।
शुद्ध अग्नि ऊर्जा। ये केवल एक मिथक है कि पुराने लोगों ने कुछ पौराणिक मौलिक आत्माओं के बारे में बताया था जिन्होंने लगभग 2000 साल पहले अन्य आत्माओं पर शासन किया था, इससे पहले कि वे सभी मारे गए। मैं विश्वास नहीं कर सकता कि आप सोचते हैं कि ऐसे मिथक सच हैं। फीनिक्स ने आग की लपटों के छोटे से तूफान में गायब होने से पहले निराश आवाज में कहा। 2000 वर्ष। सेरा और मिया दोनों ने एक ही समय में कहा और एक दूसरे की ओर देखा, निश्चित नहीं था कि उन्होंने सही बात सुनी है। फीनिक्स के अनुसार मौलिक शासकों को मारे हुए 2000 साल बीत चुके थे, जिसका अर्थ है कि काई द्वारा मिया और अन्य को पुनर्जीवित किए हुए 2000 साल बीत चुके थे। वे दोनों इतने स्तब्ध थे कि उन्हें सब कुछ पचाने के लिए 1 मिनट के लिए बैठना पड़ा। हालांकि मैरियल ने जो कुछ भी सुना उससे भ्रमित हो गई। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन उसे लगा कि उसे भागना होगा। उसके दिमाग में एक योजना घर कर गई और उसने अपने हाथ दीवारों की ओर बढ़ा दिए। दीवारों की ओर 2 आग के गोले छोड़ने से पहले उसने शांति से एक गहरी सांस ली। घर में आग लग गई और आग जंगल की आग की तरह फैलने लगी। मिया ने इसे ठंडी अभिव्यक्ति के साथ देखा और अगर दिखावा कर सकता तो मारियल अब तक मर चुकी होती। मिया ने आग से घिरे पूरे क्षेत्र को अपनी बर्फ से ढक दिया और आग को कुछ ही सेकंड में रोक दिया। फिर उसने डरावनी मुस्कुराहट के साथ मारियल की ओर देखा और अपने चारों ओर बर्फ कस ली। उसका शरीर सिर से पैर तक पूरी तरह से जंजीर से बंधा हुआ था और सांस लेने के लिए केवल उसकी नाक खुली हुई थी। ये 6 दिनों तक जारी रहा और काई की वापसी के कोई संकेत नहीं थे। हालांकि 7वें दिन जब मिया की बर्फ पर आग की लपटें नाचने लगी तो मारियल दर्द से रोने लगी। उसने बर्फ को पिघलाया और मैरियल को देखा जिसका पूरा शरीर आग की लपटों में नहाया हुआ था। और तभी काई संप्रदाय में प्रकट हुआ। उन्होंने संप्रदाय के प्रवेश द्वार पर टेलीपोर्ट किया और अचानक हवा में ऊर्जा की एक विशाल लहर महसूस की। यह ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि शाही आत्मा क्षेत्र के कृषक भी इसे महसूस नहीं कर पाएंगे। काई को ऐसा महसूस होने का एकमात्र कारण यह था कि उसे लगा कि उसके हरम का निशान मारियल के शरीर पर प्रज्वलित हो रहा है। उसने तुरंत मिया के कमरे के अंदर टेलीपोर्ट किया और देखा कि मैरियल का शरीर पूरी तरह से आग की लपटों में नहाया हुआ था और वह हवा में उठ रही थी। ये शुरू हो रहा है, उसने मिया से कहा और उसने उसकी ओर देखा और अचानक कमरा रोशनी की एक शानदार चिंगारी से फूट पड़ा।